ठीक है, कोई भी देखेगा ना भाई, जब मैं यहाँ टैक्स दे रहा हूँ इतना, और टैक्स के नाम पे मुझे सुविधा के नाम पे नील बटा सन्नाटा मिल रहा है, तो वो देखेगा मैं इतना टैक्स कहीं और दे दूंगा, किसी और कंट्री में दे दूंगा, तो वहां वो अपना निकल गए यहाँ से अपना बोरिया बिस्तर समेट के। इससे क्या संदेश जाता है? आप सोचो कि हमारे इंडिया के अंदर इस तरह की वेडिंग के दिखावे के चक्कर में लोग लोन लेकर शादी कर रहे हैं, क्योंकि उनको बिल्कुल सही एक बात। स्टेटस सिंबल बन गया है कि भाई उन्हें दिखाना है कि हम कितने रईस हैं। वैसे मानते हो आप लोग कि ये जो रवीश कुमार हैं, ध्रुव राठी वगैरह हो गए, ये अनबाइज्ड है? और कहेंगे कि नेहरू जी के टाइम पे ऐसा था, इसके टाइम पे वैसा था। अरे तो तुमको सत्ता में क्यों बिठाया है? तुम अलग हो ना, तुम सॉल्व करो ना, आगे क्या करे। हमें वो पेंशन वेंशन वाली जो झंझट है उनसे गवर्नमेंट बचना, पीछा छोड़ाना चाह रही, सीधी सी बात। और भी जो सुविधाएं जो सैनिकों को मिलती थी, वो सारी सुविधाएं, मतलब सोचो कि मतलब वो शहीद हो गया तो उसे शहीद का दर्जा भी नहीं है। कि लोग गड्ढा खोद देते हैं सीवर लाइन के लिए, फिर भूल जाते हैं, अरे भाई पाइपलाइन तो डालना भूल ही हाँ। गए। मैं भूल ही गया था आज पॉडकास्ट भी अपना। हाँ, मुझे पता था, मैंने सौरभ को पहले ही बोल दिया था कि रिमाइंड करा देना, क्योंकि वो कल ही लाइव किया था उन्होंने, तो शायद वो भूल गए होंगे, उनके दिमाग से निकल गया होगा, तो मैंने कहा चलो इनको बुला लेता हूँ। तो सौरभ भाई ने बुला लिया। तो सौरभ भाई अब आ चुके हैं, और सौरभ भाई के लिए काफी लोग चिंतित हैं, ह्यूमन विद साइंस के बहुत सारे सब्सक्राइबर, कि इन्होंने फेस रिवील कर दिया है। मेरे कमेंट में आपने पढ़ा होगा कि भैया क्यों कर रहे हो इस तरीके से, आपको खतरा हो सकता है। लेकिन मुझे नजर नहीं आता वो खतरा कि यार ऐसे इतने सारे लोग हैं जो ओपनली बोल रहे हैं। आपको लगता है यार मतलब कुछ है ऐसा, मतलब कोई डर होना चाहिए हमें? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं सर, लोग वाहियात सी वाहियात चीजें बकवास करके घूम रहे हैं आराम से, उन्हें कुछ नहीं होता, तो हम तो अच्छी बातें कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस कभी डर होना भी देखो नहीं थोड़ा चाहिए। सा ना बस ये है कि आप कोई ऐसी बात ना करो किसी को चिढ़ाने वाली, वो उस चीज का ध्यान रखना होता है, और ऐसी कोई बात हम करते ही नहीं भाई। हम तो लॉजिकल बात कर रहे हैं, जो हमें आपके ग्रंथों में लिखा हुआ है वही दिखा रहे हैं आपको। अब आपको उससे प्रॉब्लम है तो भैया आप उसे चेंज करो जाके फिर। ये भी है, मुझे खतरा है लेकिन मैं कुछ भी बोल जाता हूँ। हाँ, तो लगता है मतलब यार इंडिया में फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन है वैसा वाला, जैसा होना चाहिए, जैसे यूएस वगैरह में है। वहां के तो आप देखेंगे शोज वगैरह, जैसे फैमिली का एक शो है, अगर किसी ने देखा है तो, उसमें जीसस को कितनी बार दिखाया गया है, और जीसस का खूब भयंकर लेवल में मजाक उड़ाया गया है, मतलब जोक बनाए गए हैं बहुत सारे जीसस पे। पर हमारे इंडिया में अगर ऐसा कुछ भी होता है, लाइक फिल्म में अगर हल्की सी भी चीज हो गई तो भड़क जाते हैं लोग। और वो सिंपल उनका एक आर्गुमेंट ये होता है, भैया हमारे रिलीजन को क्यों टारगेट कर रहे हो, दूसरे रिलीजन पे भी तो बना लो, बस किया तो उस पर बना के दिखाओ ना। तो इंडिया में आपको राइट। लगता है ऐसा है फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन? है तो, मतलब मैं कहूँगा कि बाकी कंपेयर करें, अगर चाइना से कंपेयर करा जाए, रशिया से कंपेयर करें, और भी कई कंट्रीज हैं, पाकिस्तान, ये से इसके कंपेयर करें तो काफ़ी हद तक फ्रीडम ऑफ स्पीच है, मुझे लगता है। हाँ, तो हम आज कुछ भी बोल सकते हैं मतलब। हाँ, क्यों नहीं। अभी ब्रॉडकास्ट बिल को लेके आप देख रहे हैं, विमो भाई, मेघनाथ हो गए ये, और इधर के जो हैं, उन्होंने कल एक लाइव स्ट्रीम भी किया था, आपने देखा होगा अगर। ब्रॉडकास्ट बिल लेके आ रहे हैं। सौरभ भाई सुना है इसके बारे में, ब्रॉडकास्ट बिल के बारे में? मैंने सजेशन भी दिया था जब उस इलेक्शन से पहले उसमें आया था ना कि आप उसमें ये कर दो, सजेशन दे दो, मैंने मेल भी किया है। मैंने यही कहा था कि आप फंडामेंटल राइट्स का हनन कर रहे हो, जो भी एरिया उस फंडामेंटल राइट से ये आ रहा है, दिक्कत देगा फंडामेंटल राइट के स्ट्रक्चर में, उसको आप सुधार दो या उसको एग्जेम्प्ट कर दो कि ये लॉ उन एरियाज पे नहीं लगेगा। वैसे इसके बारे में मैं जानता हूँ। ये जो बिल लॉ है, मान लो कोई भी लॉ जो हम ये ओटीटी वगैरह पे ला रहे हैं, क्योंकि अब इन्होंने देखा कि यार एक नैरेटिव शिफ्ट हो रहा है मीडिया से, लोग अब ज्यादातर यूट्यूबर्स की सुन रहे हैं, कंटेंट क्रिएटर्स की सुन रहे हैं, वहां ज्यादा रीच आ रही है, तो वहां पे कंट्रोल जमाया जाए। तो कहीं और किसी और कंट्री में आपने सुना है ऐसा कुछ हो रहा है, कोई ऐसे लॉज आ रखे हैं जो इस तरीके से बांधने की कोशिश कर रहे हैं कंटेंट क्रिएटर्स को? देखो लॉज तो हर जगह होते ही हैं कुछ ना कुछ, लेकिन वो डिपेंड करता है कि जो आपकी जो गवर्नमेंट है वो उनका किस तरह से इस्तेमाल करती है। लेकिन ये जो गवर्नमेंट है इसको लेकर लोग डरे हुए हैं कि ये इनका मिसयूज़ करेगी, और वही डाउट है सबके मन में। लॉज जो बनते हैं, कोई भी लॉ अगर बनेगा तो ऐसा नहीं बन सकता है, क्योंकि हमारे पास एक संसद है, वहाँ पर इतने सदस्य होते हैं, और कोई भी ऐसा लॉ होगा जो कि बिल्कुल स्पष्ट तौर पे डिस्क्रिमिनेटरी दिख रहा होगा तो कोई भी वहाँ से पास होने वाला नहीं है। तो लॉ तो जो बनता है वो ठीक ठाक ही सोच कर ही बनाया जाता है, लेकिन उसका फिर जो मिसयूज़ होता है वो फिर बड़े अलग ढंग से होता है। अब इसमें भी जो ब्रॉडकास्टिंग बिल है, इसमें भी जो डाउट है वो यही है कि ये कहीं न कहीं आपको कंप्लायंसेस में फँसाने की कोशिश करेंगे। कहीं न कहीं कुछ न कुछ आपके ऊपर कोई न कोई नोटिस भेजकर
कि आपने ये बोला है, अब इसका जवाब दो। अब इन चीज़ों में पता चला कि निकले कुछ ना, लेकिन जो भागदौड़ होती है ना, उससे आदमी डरता है कि यार क्यों चक्कर में पड़ना है, क्यों फालतू में लफड़े में पड़ूं। ये चीज़ आदमी को परेशान करती है, और इतना इनके लिए काफ़ी है। इतना कर दिया, किसी को एक नोटिस भेज दिया, वो नोटिस पर्याप्त होता है उस आदमी को एक सबक सिखाने के लिए, भाई आगे से थोड़ा संभल के चलना। सही कह रहे हो। वैसे इनकी तरफ से ये जवाब आ रहा है कि भैया जितनी फेक न्यूज़ और मिस इन्फॉर्मेशन फैली है इंटरनेट पे आजकल, उसको काउंटर करना बहुत ज़रूरी है, तो ऐसे बिल की बहुत आवश्यकता है। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि डिसाइड कौन करेगा कि वो मिस इन्फॉर्मेशन है? अगर ये लोग आपके डिसाइड हिसाब से करेंगे हो तो फिर सक यही तो, अगर आपके हित में कोई जा रही होगी तो आप बोलोगे भैया ये मिस इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगर आपके खिलाफ कुछ गया तो आप बोल दोगे फेक न्यूज़ है, ये मिस इन्फॉर्मेशन है, फिर आपने उसको लगा दिया। और सबसे बड़ी आर्गुमेंट ये आ रहा था कि भाई कंटेंट क्रिएटर से क्यों नहीं पूछ रहे जिन पे लॉ अप्लाई हो रहा है, उनको तो ड्राफ्ट दिखाओ अपना। आप ओटीटीज के साथ चलो ठीक है, आप सीईओज हो गई कंपनीज के जो बड़े-बड़े लोग हैं, उनके साथ बैठ के आप बात कर रहे हैं, उनको ड्राफ्ट दिखा रहे हैं। बट जिन कंटेंट क्रिएटर पे लागू होने वाला है, उनके साथ आपने डिस्कशन क्यों नहीं किया? आपने ये पब्लिक क्यों नहीं किया? पब्लिक क्यों नहीं कर रहे हो आप? ये बहुत एक बड़ा मुद्दा उठ रहा है और इसको लेकर बहुत विमो वगैरह भाई वगैरह परेशान थे। नहीं, तो क्या परेशान होने वाली बात भी है, हाँ, क्योंकि बिल्कुल, बिल्कुल। यही एक फील्ड ऐसा है जो कि इनकी पकड़ से बचा हुआ है। जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, उसको तो उन्होंने पूरी तरह से अपने पंजे में जकड़ लिया है, वो स्पष्ट दिखता भी है। लेकिन ये एक फील्ड ऐसा है जहां पर अभी भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन देखा जा सकता है। तो अब इनको, मुझे लगता है कि मतलब इंटेंशन इनकी यही होगी, बाकी तो भविष्य बताएगा कि इसको किस तरह से कंट्रोल करा जाए, ये किस तरह से अपने शिकंजे में आए, ताकि हम अपने मन का नैरेटिव वहां पर प्लेस कर सकें। सौरभ भाई, आप कह रहे थे कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं वो वायलेट हो रहे हैं इस बिल के कारण। क्या लगता है आपको कौन-कौन से राइट्स हमारे ऐसे जो आपको लगता है वायलेट हो रहे हैं यहाँ पे? मैं तो कहूंगा सारे। तब भी कोई 3-4 तो बता दो यार। 19, आर्टिकल 19, उसके बाद प्राइवेसी वाला जो होता है। तो जो सबसे मेन होते हैं कि आप जैसे आपके पास जर्नलिज्म जो होता है ना, वो सरकार की जो अगर वो कुछ स्कैम कर रही है तो वो भी सामने लेकर के आता है, तो आपने उनसे तो सारी पावर छीन ली। तो मतलब जर्नलिस्ट को भी ये चाटुकार बना देंगे अपना। तो जैसे आप पाओगे कि फिर ये जो जैसे ये चाइना में हम देखते हैं कि उनका जो सीबीसी है, शायद जो भी है उनका एक ग्लोबल न्यूज़ आउटलेट है चाइना का, वो उनके गवर्नमेंट का माउथ पीस है। तो तो उसी तरीके से ये हमारे यहाँ बनवाने चाह रहे हैं। और उसके जो, अगर आप पूरा ड्राफ्ट भी देखोगे तो उसके सेकंड चैप्टर में वो जो आता है ना कि ये किस किस पर लागू हुआ, तो बेसिकली सारा पूरा सोशल मीडिया लपेट दिया। दूसरा, एक कमिटी होगी जो आर्टिकल 27 होता है शायद कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके अंडर गठन करके बनाया जाएगी। तो वो भी है कि अब एक रेगुलेटरी बॉडी होगी, हाँ, तो अब एक रेगुलेटरी कमिटी बॉडी। डिसाइड करेगी कि क्या पब्लिश करना है क्या नहीं करना है, तो ये दिक्कत है। और ऐसे जो बड़े क्रिएटर्स हो गए उनके ऊपर शिकंजा कसने की कोशिश की जा रही है, खास करके जैसे ध्रुव राठी हो गए, आकाश बनर्जी हो गए और ये रवीश कुमार हो गए और भी अभिषेक शर्मा वगैरह जो यूट्यूब पे आए हुए हैं और अपना वहाँ पे काम कर रहे हैं न्यूट्रल होके, या न्यूट्रल बोलूँगा पता नहीं, अनबायस्ड बायस। वैसे मानते हो आप लोग कि ये जो रवीश कुमार हैं, क्या कहते हैं, ध्रुव राठी वगैरह हो गए, ये अनबायस्ड है? 100% तो नहीं कह सकते, बट मुझे लगता है कि बाकी को देखा जाए, बाकी जिस तरह का कचरा परोस रहे हैं, उससे तो मुझे लगता है बहुत बेहतर। थोड़ा बहुत हो सकता है, वो तो हर किसी का होता है, हर किसी का थोड़ा बहुत अपना बायस होता ही है। आप किसी को भी ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल कोई 100% अनबायस होगा। थोड़ा बहुत बायस होता है, वो दिख जाता है। लेकिन मैं कहूँ कि बाकी से कंपेयर करें ना, तो बहुत बेटर है। हुँ। वैसे और इन लोगों बोलिए, सॉरी। और अभी जो आप देखो ना, जो इनको कंटेंट क्रिएटर्स को जो अवार्ड इन्होंने दिए हैं, आप उसी को देखो, उससे ही पता चल जाता है कि ये क्या करना चाह रहे हैं। वो इंटेंशन एकदम क्लियर दिखती है वहां से। अंधा बांटे रेवड़ी अपने अपने दे, वो वाला हिसाब किताब है, बिल्कुल दिख रहा है क्लियर। ये बात तो है। वैसे ध्रुव राठी वगैरह और आकाश बनर्जी पे ये एलिगेशंस लगते हैं कि भाई तुम सेलेक्टिव रिपोर्टिंग बहुत करते हो, चेरी पिकिंग बहुत करते हो। जो तुम्हें लगता है गवर्नमेंट के खिलाफ है वो तुम उठा लेते हो और जो कुछ अच्छी चीज़ होती है वो छुपा लेते हो। लगता है ऐसा होता है? सेलेक्टिव रिपोर्टिंग होती है उस साइड से? मुझे लगता है कि उधर से वो कुछ जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो मुद्दे मिलते हैं, उन पर उनका जोर ज़्यादा दिखता है, कि उसको लेकर वो ज़्यादा संजीदा दिखाई देते हैं। कई बार
कुछ ऐसे भी हैं जो मतलब कुछ अच्छी पॉलिसीज भी मतलब अगर हों और मतलब उस पर उतना मतलब उनका फोकस नहीं दिखता है कि उसको ज़्यादा दिखाएं लोगों को, बताएं लोगों को, एडवर्टाइज करें, वो उतना नहीं दिखता है लगातार। अच्छा, उसका रीजन भी ये देते हैं कि भाई गवर्नमेंट से सवाल पूछना जरूरी है, और वो सवाल आप देखो तो जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वहां से तो गायब है, वहां तो कोई पूछ ही नहीं रहा सवाल। सवाल जो पूछ रहा है, कोई उठा रहा है तो सवाल बस सोशल मीडिया पे ही उठ रहा है सवाल। तो अगर यहाँ भी ना उठे, यहाँ भी जो है उनकी चरण वंदना टाइप होने लगे, तो फिर कौन करेगा? मतलब कहीं से तो वो आदमी को एक उसका काउंटर मिले ना, कि भाई जो सामने से जो पिक्चर पेश की जा रही है उसको कोई काउंटर करने वाला भी तो हो। मुझे लगता है कि वो फिर पार्ट वो प्ले कर रहे हैं। मुझे लगता है इस नजरिए से देखा तो फिर कुछ गलत भी नहीं है। सौरभ भाई, आपको लगता है गोदी मीडिया जैसा कोई वर्ड एग्जिस्ट करता है? क्योंकि नीतीश राजपूत की अगर आपने एक वीडियो देखी होगी, जिसमें बताया गया था कि मीडिया का सबसे बड़ा जो कस्टमर होता है वो गवर्नमेंट होता है। सारे एड्स वगैरह जो होते हैं, अब आपको पता है जो टीवी चैनल्स होते हैं उनको चलाने का बहुत भयंकर खर्चा आता है, तो उसको फंड करने के लिए यार उनको कस्टमर पे डिपेंड रहना पड़ेगा। तो आप ऐसा कैसे कह सकते हो कि आप कस्टमर से पैसे भी लोगे और कस्टमर को आप गाली भी दोगे? वो होना मुश्किल हो जाता है। नीतीश राजपूत की अगर आपने वीडियो देखी होगी, अगर गोदी मीडिया पर उसने बनाई थी, तो उन्होंने कहा था कि गोदी मीडिया जैसा कुछ वर्ड होता ही नहीं है, एक्चुअली में मीडिया को करना ही पड़ता है, थोड़ी बहुत चाटनी पड़ती है गवर्नमेंट की। आपको लगता है ऐसा होता है? हाँ बिल्कुल, देखिए सरकार के खिलाफ छापने के लिए जो अपोजिशन के मेंबर है उनका अच्छा सपोर्ट चाहिए, क्योंकि नहीं तो आप पे एक एफआईआर होगी तेलंगाना में, एक होगी आंध्रा में, एक होगी जम्मू कश्मीर में, एक होगी हरियाणा में, और ऐसे आप 28 स्टेट घूमते फिरोगे। आपका अगर बैकिंग नहीं है तो इसलिए होता क्या है ना, किसी की भी क्रिटिसिज्म करने से पहले अगर बड़ा आदमी है तो उसका जो अपोनेंट होता है उसका बैकिंग होना ज्यादातर लोग पसंद करते हैं, इसलिए वो आप पाओगे कि वो शिफ्ट हो जाते हैं सेंटर से थोड़ा उसके लेफ्ट में। तो ये एकदम ये प्रैक्टिकल रीजन है उसका पहला तो। और जैसे किसी भी चैनल को चलाने का जो खर्चा है वो कहाँ से निकालेगा? अच्छा, बात सिर्फ खर्चे की नहीं होती। देखिए, न्यूज चैनल को सरकारी दफ्तरों में एक्सेस भी चाहिए। अब वो एक्सेस सरकार ही देगी ना, सरकारी दफ्तर है तो ऑब्वियस सी बात है, इसलिए भी वो थोड़ी चरण वंदना टाइप उनको करना पड़ता है। बाकी ऐसा मैं देखता हूँ कि ये कहना अगर हम ये कहते हैं कि मीडिया बायस है वगैरह वगैरह, तो हम अपनी क्यों नहीं खड़ी कर रहे हो? आप अपनी खड़ी करो, ये भी एक ऑप्शन हो सकता है। तो हम उसमें समझ जाएंगे कि क्या क्या जटिलता है, कॉम्प्लेक्सिटी क्या क्या है। लेकिन बात रही मीडिया के अनबायस होने की, तो आजकल तो फ्री में चल रहा है ना। दिक्कत ये है, जैसे कि हम में से कितने लोग सब्सक्रिप्शन के पैसे देते हैं उनको? बहुत कम है ना। ₹1 का तो फिर चैनल, वो भी क्या ₹1 का चैनल होता है। ₹1 का चैनल वो होता है, भी आपने क्या देखा होगा करे 50 पैसे में चैनल बिकता है। हाँ, उसमें कुछ नहीं होता वो है। भी क्या करे? हुँ, देखिए, इन दी एंड हुँ, पैसा जो होता है ना, वो ज़मीर हुँ, पैसे से खरीद ही लिया जा सकता है, खरीद ही लिया जाता है, हुँ। वही होता है। लेकिन एक चीज देखो ना कि पहले भी मतलब ये चैनल, प्राइवेट चैनल पहले भी चल रहे थे। ये 2014 से पहले भी एक चैनल एग्जिस्ट करते थे, और उसमें आप देखो अन्ना आंदोलन चला था, और इन चैनल्स ने कितना अच्छा कवर करा था, जबकि वो पूरा जो आंदोलन था वो जो गवर्नमेंट थी सेंटर में उसके अगेंस्ट ही था, बट स्टिल बहुत अच्छी तरह से कवर किया गया सारे चैनल्स। और आज हुँ, की हुँ, डेट में देखो कि हुँ, हुँ। जो आंदोलन होते हैं, चाहे वो किसान आंदोलन हो, किस तरह की कवरिंग होती है, किस तरह का प्रोपेगेंडा चलता है चैनल्स पर, किस तरह की डिबेट चलती हैं, वो जग जाहिर है, दिखता है वो। तो अब क्या हो गया ऐसा? अब ऐसा कौन सी घुट्टी इनको पिला दी गई 2014 के बाद से, जो इनके जो है गले से आवाज ही निकलनी बंद हो गई? सर, इस पर अगर हम वही बात करें कि सबकी जो हुँ, आइडियोलॉजी है, जो भी न्यूज़ चैनल के ओनर्स है वो कौन है, उन्हें देखिए, उनकी आइडियोलॉजी क्या है, क्या वो संघ से कोई रिश्ता रखते हैं? हुँ, तो एक इकोसिस्टम पहले से बनाया था, हुँ, बस इनको इनको 272 फिर से वापस लानी थी ताकि सब बदल सके। लेकिन अब वो, तो हम अभी अभी जो है सर, जो अगर मीडिया की जो ओनर है, उनका जो नेक्सस है, उसकी आइडियोलॉजी और किसी पार्टी जो पावर में है उसकी आइडियोलॉजी मिल जाएगी, तो नेचुरल सी बात है कि वो एक अच्छा संगठन बनेगा और वो चरण वंदना होती रहेगी। हाँ, ये एक ये तो पॉसिबिलिटी हो सकती ये एक बात है फिलहाल तो तो। तो नॉर्वे, डेनमार्क, जो ये जो कंट्रीज़ हैं जहाँ पे मीडिया, अगर आप देखोगे, अगर वो लिस्ट निकालते हैं प्रेस फ्रीडम की, इंडेक्स में, जो इंडेक्स होती है उनकी, वहाँ नॉर्वे नंबर 1 पे बैठा हुआ है। तो नॉर्वे में ऐसा क्या खास हो रहा है
कि वहाँ पे तो भाई वहाँ पे भी गवर्नमेंट चेंज होती रहती होगी, वहाँ पे भी मीडिया है, लेकिन वहाँ पे वो अपनी आइडियोलॉजी को साइड रखते हैं, जिनको काम करना है वो करते हैं। वहाँ पे ऐसा क्या खास हो रहा है, आपको क्या लगता है? नहीं, उसमें खास मतलब नंबर 1 रहने के लिए जो पैरामीटर्स उन्होंने बनाए, क्या वो पैरामीटर्स इंडिया के लिए काम के है भी कि नहीं? हुँ। मतलब वो ये डिसाइड कौन करता है? सर्वे वाले। सर्वे वालों के पैरामीटर्स क्या है? हमें वो भी तो देखना होगा। तो अगर हम उस पे ये करें कि उनके पैरामीटर क्या होते हैं, तो ये बात तो सही है कि हम अफ़गानिस्तान से भी नीचे आते हैं, मीडिया के प्रेस फ्रीडम में। ले समस्या ये है कि क्या बात कर रहे हो? हाँ, अफ़गानिस्तान से भी नीचे आते हैं हम लोग। हाँ, बिल्कुल। ये तो तो और अगर सरकार उसमें ये ऐसे बिल लाएगी ना, हाँ। इन्फॉर्मेशन ये ब्रॉडकास्टिंग बिल, फिर तो हो गया कल्याण, फिर तो लिस्ट फाड़ के बाहर निकल जाएँगे। फिर एक ब्लैक लिस्टेड हुँ। की लिस्ट बनेगी, उसमें हम टॉप पे रहेंगे और उसमें भी गर्व ज़रूर करेंगे। तो जो लल्लन टॉप है, वो डिजिटल मीडिया है। आप देखते होंगे वो खुल के बोल पाता है अपनी बात जो उसको बोलनी होती है। वो डिजिटल मीडिया इसलिए बोल पाता है। लेकिन अगर वही मैं टीवी पे उसको शिफ्ट कर दूँ, तो क्या बोल पाएगा इतनी सारी चीज़ें? मुझे ऐसा लगता है कि शायद सब्सक्रिप्शन की बात है, पैसे की बात है। पहले तो पैसा यार आप अगर आप सब्सक्रिप्शन बेस कर दो, इंडिया में अलाउड मतलब हो नहीं पाएगा, मुझे पता है यहाँ पे अपना 2 वक़्त की रोटी कर ले वही बड़ी बात है। नॉर्वे में मैंने देखा होगा, मुझे लगता है कि वहाँ पे सब्सक्रिप्शन बेस्ड न्यूज़ होगी, वहाँ पे लोग पैसा देते होंगे और मोस्टली जो पैसा है वो ऑनलाइन कमाते हैं वो। उनको टीवी राइट्स और ये गवर्नमेंट के एड्स वगैरह पे डिपेंड नहीं रहना पड़ता। वहाँ पे वो ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म से पैसा कमाते होंगे पहला। पैसा कमाने के बाद क्या होता है बंदा हो जाता है फ्री। अब वो गवर्नमेंट की भाई बढ़िया ले सकता है क्योंकि अब उसको पता है कि गवर्नमेंट में डिपेंडेंट नहीं हूँ मैं। दूसरी वहाँ पे लीगल फ्रेमवर्क ऐसा क्रिएट करके दिया होगा उनको, इतनी बढ़िया तरीके से लॉ उनको प्रोटेक्ट करता होगा उनकी उनकी जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को, कि जिसके कारण वो अपनी बातें रख पाते होंगे। बहुत सारी चीज़ें ना इंडिया में ठीक की जा सकती है। अगर यहाँ पे लोग शिफ्ट होने लग जाए कि अगर उनको वो कहते हैं ना अगर वो शिकायत कर रहे हैं भैया फ्री मीडिया नहीं है, फ्री मीडिया नहीं है, तो भैया कोशिश ये करो कि जो डिजिटल मीडिया है उसको सपोर्ट करो। ये तो है ही, हुँ, आप देखो ना जो यूट्यूब चैनल में जो के थ्रू जो जर्नलिज़्म कर रहे हैं जो लोग, हुँ, तो हुँ। उनको उधर से मिल रहा है पैसा और ठीक-ठाक मिल रहा है। क्या शेयर कर रहे थे सौरभ? नहीं, अभी नहीं, मैंने वो इसलिए शेयर किया था कि मेरा एकदम ये स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है कि किसी दूसरे देश को हम कंपेयर ना ही करें तो बेहतर है, क्योंकि हम मान हाँ, मतलब हम कई नॉर्वे तो ऐसे ही पैदा कर देते हैं 1 साल में। मैं मानता हूँ, लेकिन मेरी बात सुन लो, जैसे कि थोड़ा-थोड़ा उठाया नहीं जा सकता। जैसे फ़िनलैंड का एजुकेशन सिस्टम अभी मैंने डिस्कस किया था, एक बहुत ही अच्छे खान अकेडमी के टीचर थे, उनसे डिस्कस किया। उन्होंने बोला फ़िनलैंड का एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है। तो वहाँ से उन्होंने बोला मैंने पूछा कि क्या अच्छा लगा आपको? तो उन्होंने बोला जो स्कूल की जो टाइमिंग है ना, वो बहुत अच्छी लगी। बच्चों की स्लीप साइकिल खराब हो जाती है। सुबह 7 बजे का स्कूल होता है, साढ़े 5 बजे बच्चों को उठना पड़ता है। तुमने और रात का जो बच्चा होता है, भाई वो खेल-कूद करके 11:30 बजे से पहले सोता नहीं है। तो उसकी नींद स्लीप साइकिल तुमने कंप्लीट करने होने नहीं दी। तो वहाँ स्कूल टाइमिंग कर रखी है 10 बजे कि भैया 10 बजे के बाद ही स्कूल खुलेंगे। तो वो एक अच्छी चीज़ कर रखी है, उसको यहाँ इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। तो मैं वैसे ही कह रहा हूँ, जिन कंट्री मेरा ये तरीका है कि जिस कंट्री में भी अच्छी चीज़ आपको लगती है ना बेस्ट, जैसे जापान में कुछ अच्छा लगा आपको, वहाँ से थोड़ा कुछ उठाया, थोड़ा यहाँ से उठाया और इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करी। एक हाइब्रिड मॉडल ही बना के कोशिश करो, मैं ये थोड़ी ना कह रहा हूँ पूरा ही पूरा उठा लो आप। ये तो हमारा शुरू से रहा है। ये टेंडेंसी आउटसोर्सिंग की हमारी शुरू से है। हुँ, उससे मुझे दिक्कत नहीं है। काम चलता हुँ, है, चलवा लीजिए। पैरेलली खुद के सिस्टम्स बनाना कब शुरू करेंगे? क्योंकि ये सिस्टम्स जो होती है, जो हम बाहर से उधार लाते हैं, दे कम्स विथ अ कॉस्ट ना। हम हमारी सिस्टम बनाएँ हमारे एरिया के हिसाब से। जैसे इंडिया में देखिए दिक्कत पता है क्या है? वन फिट फॉर ऑल नहीं है। जैसे अर्पित सर हुँ, और मैंने भी इस पे डिस्कस किया था। सर इतनी हुँ, इतनी डाइवर्सिटी, मतलब आप अगर इंडिया को कोई कंट्रोल करना चाहता है तो वो कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स का बहुत अच्छा जानकार होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स जो होता है उसका। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि कैसे कोई चीज़ अच्छी देख करके हमने यहाँ इम्प्लीमेंट कर दी, तो वो अच्छी किन-किन एरियाज़ के लिए हो सकती है, ये हमें देखना पड़ेगा। अब आप पाओगे कि स्कूल के टाइमिंग यहाँ से यहाँ कर दो, तो नॉर्थ ईस्ट में 2 घंटे पहले सन हुँ, उगता है, वहाँ क्या होगा? तो हुँ, अगर हम कोई बात हुँ, हुँ, करेंगे, तो वो वन हुँ, फिट फॉर ऑल नहीं होगी। हम ये कह सकते हैं कि मैं मेरे स्टेट में या मेरे एरिया में जितना भी मेरा दायरा है, उसमें मैं जो ये बात कर रहा हूँ, वो मुझे सही लग रही है। ये इंडिया की क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी को अगर मद्देनज़र रखें तो ये थॉट ज़्यादा तो मैं चाहता हूँ कि हम अपनी सिस्टम्स बनाएँ, अपनी खुद की। वो अ, आत्मनिर्भर तो नहीं कहूँगा मैं उसे, कहूँगा कि खुद से बनाओ। इनोवेशन करने की जो एक एक हैबिट होती है, वो खुद को अगर लगाएँगे तो बेटर है, ऐसा मेरा है।
अर्पित भाई कुछ कहना चाहते हो? और देखो, इनोवेशन के लिए ना पहले इनोवेशन का माहौल पैदा करना पड़ता है। इनोवेशन ऐसे ही नहीं हो जाती। और भारत में क्यों नहीं होती इनोवेशन, उसके पीछे हमारा बहुत हद तक जिस तरह का कल्चर है यहाँ पर ना, वो जिम्मेदार है। हम जिस तरह के कल्चर में पलते बढ़ते हैं, वो कहीं हद तक जिम्मेदार है। उसके बाद फिर दूसरा नंबर आता है कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, वो इस तरह का है कि वो किसी तरह की आपके अंदर जो क्यूरियोसिटी होती है, उसको पनपने का मौका नहीं देता। वो पूरा जो सिस्टम है वो ऐसा है कि जो बच्चा अच्छे से रट सकता है चीज़ों को और रट रट के रिप्रोड्यूस कर सकता है एग्जाम में, वो बच्चा ब्रिलियंट बच्चे में उसकी काउंटिंग होती है, भले वो वैसे ब्रिलियंट ना हो। और इसीलिए आप देखो कि बहुत सारे जो स्कूल टाइम के टॉपर होते हैं, वो जब एक्चुअल जब लाइफ आती है तो वहाँ पर टॉपर नहीं रहते। वो पता चलेगा आपको कि बहुत सारा कोई जो बैक बेंचर था, वो कोई बहुत अच्छा कोई इसने वेंचर कर लिया और बहुत बढ़िया कर रहा है वो, और जो आपका जो टॉपर था क्लास का, वो कहीं किसी एमएनसी में चप्पल घिस रहा है। तो ये फ़र्क जो एक्चुअल जब ज़िंदगी आप फेस करते हो ना, तब आपको पता चलता है कि आप कहाँ तक हो। तो जो ज़िंदगी का जो लेसन है, जिस तरह से हमें ज़िंदगी को जीना है, वो चीज़ हमें स्कूल में सिखाई नहीं जाती। स्कूल बस एक कहें कि मतलब एक फॉर्मेलिटी टाइप की है कि भई पढ़ना है, जा रहे हैं, एग्ज़ाम क्लियर करना है, एक गोल है कि भई इतने परसेंट लेके आने हैं, वो सब अपना चलता रहता है। लेकिन वहाँ से कुछ सीखता नहीं है बच्चा, मुझे ऐसा लगता है। अगर वहाँ कुछ सीखने को मिले, उसको उसके सामने कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हों, रियल लाइफ़ प्रॉब्लम्स उसके सामने दी जाएँ और उन बच्चों को कहा जाए कि भई आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो क्या? तो यहाँ से इनोवेशन जन्म लेता है। दूसरी चीज़, जो हमारे जो फैमिलीज़ हैं, उनमें आप देखो किस तरह की बातें होती हैं। वो बातें वहाँ पर भी जो बातें हो रही हैं, वो भी किसी आइडिया के बारे में बातें नहीं होती। ज़्यादातर बातें प्लेसेस और पर्सन्स के बारे में ही होती हैं। इधर-उधर की चुगलियाँ होती हैं और कोई मतलब ढंग की कन्वर्सेशन भी आपको घर के अंदर नहीं मिलती। वो सारा कल्चरल एस्पेक्ट है हमारा। फिर दूसरा रिलीजन है ही, रिलीजन का बहुत ज़्यादा प्रभाव है ही हमारे इंडिया के अंदर, और वो प्रभाव भी दिखता है। वो भी आपकी बच्चों की जो क्यूरियोसिटी है उसको मारने में एक बहुत अहम भूमिका निभाता है। तो या इसीलिए आप देखो पढ़े-लिखे लोग, अच्छे-अच्छे डिग्री लिए हुए लोग, लेकिन बौद्धिक तौर पर आप देखो तो वो मुद्दी नहीं खुली उनकी। डिग्री आ गई उनके पास और जो भी डिग्री आई है उस फील्ड में काम भी कर रहे हैं अपना। तो ये सारी दिक्कत है। इन सारी चीज़ों को एड्रेस करना पड़ेगा और एक पूरा-सा मुझे लगता है कि एक कल्चरल रिफॉर्म की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ इंडिया को, और वो बहुत मास स्केल पे उसके लिए काम करना पड़ेगा। लेकिन हो उल्टा रहा है। बजाय कि हम इसको एक बेहतर कल्चर बना पाएँ, हम लगातार उस मोड में हैं कि हम जो हैं विश्व गुरु हैं। हमारा कल्चर बहुत महान है, हम दुनिया के सबसे महान देश हैं। मतलब हम आगे देखने के बजाय ना पीछे देख रहे हैं, और हमें लगता है कि पीछे जो था वो कुछ बहुत बढ़िया था। और वो चीज़ आप देख सकते हो हर किसी ज़्यादातर लोगों के अंदर वही है कि जो पीछे जो था वो बहुत अच्छा था। बहुत लोग आपको मिलेंगे जो आयुर्वेदा की तारीफ़ करते नहीं थकेंगे, लेकिन जब बीमार पड़ेंगे तो फिर हॉस्पिटल भागेंगे, फिर उनको आयुर्वेदा याद नहीं आता। सिमिलरली प्राचीन समय में ये था और हमने ये दिया, वो दिया, इन चीज़ों से पहले बाहर आना पड़ेगा। आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि आपकी जो स्थिति है वर्तमान में वो बहुत अच्छी नहीं है, और वो कोई समझने को तैयार नहीं है। क्या मतलब आप देखो कि बेरोज़गारी का क्या हालत है देश के अंदर। इतने जो मतलब ये कॉलेजेस हैं, खुले हुए हैं, प्राइवेट कॉलेज, उनकी क्या हालत है, इतने बच्चे निकलते हैं, इतने पैसे देते हैं उनके माँ-बाप, अपनी गाड़ी कमाई खर्च करके वो बच्चे को डिग्री दिलाते हैं। उसके बाद क्या होता है, उसका इधर-उधर भटका फिरता है। रोज़गार नहीं है, रोज़गार की भी वजह ये है कि वो जो कॉलेज से जो सीख कर निकल रहा है, वो चीज़ बहुत पुरानी हो गई। अब वो मतलब एम्प्लॉयबल ही नहीं है उसको। अगर वो डिग्री लेके कहीं जाता है और उसको कहा जाए कि भई आप ये काम करो, उसको वो काम आता ही नहीं है करना। उसको फिर वहाँ पर वो नए सिरे से सीखना पड़ता है। तो क्या फ़ायदा हुआ, आपने जो 4-5 साल कॉलेज में लगाए, उसका कोई फ़ायदा आपको मिला नहीं। बस कहने को एक डिग्री हो गई आपके पास में। तो ये सब चल रहा है, इन सब की चीज़ों के बारे में सोचना पड़ेगा। हमें सबसे पहले तो हमें ही सोचना पड़ेगा। हम उम्मीद करें कि गवर्नमेंट कोई पॉलिसी लेके आएगी, उसके भरोसे बैठे रहें, ऐसे नहीं होगा। हम ही सोचें इस बारे में कि हमें इस चीज़ को कैसे ठीक करना है। जब हमारे अंदर ये सोच आएगी ना, तब वो चीज़ गवर्नमेंट तक पहुँचेगी। क्योंकि जो नेता होता है, नेता हमेशा पब्लिक के पीछे चलता है। वो देखता है पब्लिक कहाँ जा रही है। पब्लिक को क्या चाहिए? पब्लिक को मंदिर चाहिए? अच्छा ठीक है, इनको मंदिर दो। अगर जब पब्लिक ये कहेगी भई मंदिर-वंदिर नहीं चाहिए, हमें एजुकेशन चाहिए, हमारे बच्चों को एजुकेशन दो, हमारे बच्चों को रोज़गार दो, तब नेता कहेगा कि उसके बारे में सोचेगा कि हाँ यार, ये काम करना पड़ेगा, तब वोट मिलेंगे। तो स्थिति ये है हमारे देश की। अभी
जो हमारा जो ज़्यादातर लोग हैं, जो मासेस है हमारे पूरे देश की, वो अभी सही डायरेक्शन में सोचने के काबिल ही नहीं है। उनको पता ही नहीं है कि उनको ज़रूरत, उनकी एक्चुअल ज़रूरतें क्या हैं? क्या चीज़ ऐसी है जो कि उनको फ़ायदा और उनके बच्चों को फ़ायदा पहुँचाएगी फ्यूचर में? उनको तो बस जो सब्ज़-बाग नेता दिखा देते हैं, वो उधर की तरफ चल पड़ते हैं। तो इसके लिए तो बहुत बड़े स्केल पर अभियान चलाया जाए, लोगों को जागरूक करा जाए, तब कुछ बदलाव होने की उम्मीद हम रख सकते हैं। हाँ भैया, तब से आपसे पर्सनली पूछ लेता हूँ, सौरभ भाई से तो पूछ ही लिया था। कैसा लगा आपको इस बार का बजट? बजट तो मेरे ख़्याल से मैं पिछले कई बार से ना मैंने देखना भी छोड़ दिया, क्योंकि मुझे पता है कुछ होना नहीं है। कुछ भी ऐसा कुछ मिलता नहीं है जिसको ना लेके उम्मीद भी हो, तो मैंने उम्मीद भी रखनी छोड़ दी है। मैं ये मान ही लिया है कि कुछ मिलना नहीं है, कम से कम मिडिल क्लास को तो कुछ नहीं मिलना है। और वो इस बार भी वही बात है, मिडिल क्लास को कुछ मिला ही नहीं है। मतलब एक चीज़ थी जो कि काफ़ी टाइम से मतलब लोग डिमांड भी कर रहे थे और सोच भी रहे थे, और मैं भी इस बार, मुझे भी लगा था शायद हो सकता है जो मोदी गवर्नमेंट है इस बार तो कम से कम कर ही देगी। वो ये था कि जो टैक्स स्लैब है वो 3 से बढ़ाकर 5 पर आ जाए। 0 से लेके 5 लाख के बीच तक की जो इनकम है वो टैक्स फ्री हो जाए, और वो जो कि ठीक भी है। भाई जो 5 लाख तक ईयरली कमा रहा है ना आज की डेट में, तो कम से कम दिल्ली एनसीआर जैसे शहर में तो उसका सर्वाइवल बस समझो कि वो ज़िंदगी खींच ही रहा है। उसके पल्ले कुछ नहीं है। वो सेविंग-एविंग भी भूल जाओ। बस वो अगर एक मतलब 4 लोगों का भी परिवार है ना, तो वो मुश्किल से खर्चे ही चलेंगे उसके। तो कम से कम यार ऐसे लोगों को तो टैक्स फ्री करना चाहिए। और जबकि हम देखते हैं कि जो 15 लाख से ऊपर वाले जो हैं, जिनको जिनको कि 30% टैक्स आता है, तो उसमें देखो जो 15 लाख कमा रहा है, वो भी 30% दे रहा है। और फिर जो करोड़ों कमा रहा है 1 साल के अंदर, वो भी 30% दे रहा है। यार उधर थोड़ा-सा बढ़ा दो, उधर थोड़ा-सा कुछ एडजस्ट कर लो, लेकिन इधर तो थोड़ी-सी रियायत दो, क्योंकि इधर तो जो आदमी है बिल्कुल एकदम खींच के चल रहा है, उसके पास कुछ गुंजाइश ही नहीं है। और इवन जो 15 लाख भी कमा रहा है, जो साल के, और जो 30% टैक्स दे रहा है, उसके बाद देखो उसके पास कितना पैसा बच रहा है। तो उसमें भी देखा ना, दिल्ली एनसीआर के अंदर आप अगर 15 लाख भी कमा रहे हो, तो उसमें टैक्स वैक्स देने के बाद भी आपके पास कोई समझो कि बहुत अच्छी कुछ रकम ऐसी नहीं है जो कि आप सेव कर जाओगे साल भर के अंदर। बहुत खर्चे हैं यहाँ पर। और जब 15 लाख बंदा कमाता है, तो उसी हिसाब से अपना स्टेटस भी मेंटेन करता है। ऐसा तो है नहीं 15 लाख कमाकर 5 लाख वाला स्टेटस मेंटेन करेगा। वो अपनी उस हिसाब से उस जगह ऐसी सोसाइटी में रहेगा, ऐसे घर में रहेगा, उस तरह की गाड़ी से चलेगा, उस तरह का अपने घर के अंदर सारी चीज़ें मेंटेन करेगा। तो कुछ नहीं, कुछ ज़्यादा बचता है। और फिर हम देखें कि भाई चलो इतना टैक्स देने के बाद भी, तो इतना टैक्स दिया हमने, इनकम टैक्स दिया हमने, सेल टैक्स दिया, और उसके बाद भी चलो सौरभ जी आ गए। हेलो। हाँ, हेलो। कैसे हो? एकदम बढ़िया। बढ़िया, बढ़िया। चलो, चलो। हाँ, अर्पित जी कंटिन्यू करिए आप। हाँ, तो इतना टैक्स देने के बाद भी उसको फैसिलिटी क्या मिल रही है? तो फैसिलिटी के नाम पर आप देखो कि सड़कों की क्या हालत है, बिजली की क्या हालत है, स्कूल्स की क्या हालत है, हॉस्पिटल्स की क्या हालत है, तो किसी से छुपी नहीं है। मतलब आप पहले इनकम टैक्स दे दो, उसके बाद फिर आप कुछ भी खरीदने जाओ तो सेल टैक्स दे दो। सेल टैक्स भी 5% से लेके 28% तक है, जिस तरह की आप आइटम खरीदते हो उधर टैक्स दे दिया आपने। उसके बाद में आप सेविंग करोगे, सेविंग पे भी आप टैक्स दोगे ना, तो कहीं से कहीं तक आपको छोड़ नहीं रहे। और उसके बाद आदमी उम्मीद करता है चलो कोई बात नहीं, टैक्स देने में दुखता नहीं है, मतलब बुरा नहीं लगता, लेकिन अगर फैसिलिटी मिले तो, अगर हम टैक्स दे रहे हैं तो हमारे बच्चों को फ्री एजुकेशन मिल जाए, तो आदमी को क्या दिक्कत है यार, ले लो टैक्स, और ले लो, बढ़ा के ले लो, कम से कम बच्चों को फ्री एजुकेशन तो मिल रही है, हेल्थ फैसिलिटीज़ मिल जाएँ, कि भाई अगर मैं बीमार पड़ूँ तो कम से कम मेरे को कल को ये तो चिंता ना हो कि भाई मेरे पास सेविंग नहीं है, कल को कैसे होगा, कहीं कोई बीमार पड़ गया। और आज आप देखो आज की डेट में अगर आप हॉस्पिटल चले जाते हो, सर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो भूल जाओ, वहाँ तो आपका क्या इलाज होगा वो आप भी जानते हो। लेकिन अगर कोई भी बीमारी होती है, आदमी के पास मतलब सोचो कि कैसे भी करके यही कोशिश करता है कि किसी तरह से पैसे वैसे जुगाड़ करके कुछ बेच-बाच के कहीं प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाए, क्योंकि वो उम्मीद है उसे वहाँ पर कि वहाँ से वो ज़िंदा बचकर आ जाएगा। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो सुनवाई नहीं है, आपका नंबर ही जब तक आएगा जब तक पता चला कि आपकी बीमारी ही पता नहीं कितनी बढ़ गई है। तो सोचो कि कितनी अनसर्टेनिटीज़ है। इतना मतलब टैक्स देने के बाद भी आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल जाएगी, आपकी हेल्थ खराब हो जाए या आपके परिवार के किसी की हेल्थ खराब हो जाए तो उसको एक अच्छा इलाज मिल जाएगा। आप रोड पर निकल जाओगे तो आपको अच्छी रोड्स मिल जाएँगी। इवन चलो कहते हैं इन्होंने इतने हाईवे बना दिए, और मैं देखता हूँ कि इंडिया में पिछले कुछ दशकों में काफ़ी ज़्यादा रोड्स का नेटवर्क बढ़ गया है। लेकिन आप देखो कि साथ में रोड पर भी आप अगर चल रहे हो, अच्छी रोड पर चल रहे हो, तो वहाँ भी आपको टोल टैक्स देना है।
आज आप बिल्कुल। देखो, अगर आप गाड़ी लेकर निकल जाओ, तो अगर मान लो कि अगर आपका 4000 का पेट्रोल लग रहा है ना कहीं जाने में, तो लगभग 1000, मेरा मतलब ऐसा आइडिया है, 1000 से 1500 के बीच में आप टोल टैक्स दे दोगे, इतना आपका टोल टैक्स हुँ, लग जाएगा। ये लगभग 25% के आसपास, ये मेरा मतलब मोटा मोटा अनुमान है, और मैंने कई बार इसको कैलकुलेट करा और मैंने पाया कि हाँ, इतना लगभग लग जाता है। तो इतना 25% आप वहां रोड पर टोल टैक्स दे देते हो। तो भैया, ये जो पैसे ले रहे हो हमसे, इसका कर क्या रहे हो? रेलवे की हालत देखो, रेलवे में अगर आप सोचो कि चलो यार गाड़ी वाड़ी छोड़ो, गाड़ी में बहुत खर्चा होता है, पेट्रोल लगता है, फिर टोल टैक्स भी लग जाता है, एक काम करते हैं, हुँ, ट्रेन से चलते हैं। ट्रेन में आपको हुँ, रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, पहली बात तो। हुँ, ट्रेन, और अगर रिजर्वेशन मिल भी गया तो किसी तरह से, तो वहां पे मतलब देखो किस तरह की फैसिलिटीज हैं ट्रेन ट्रेन में भी। मतलब ट्रेन भी सोचो कि मतलब अभी मैं देख रहा था एक वीडियो, उसमें बता रहे थे कि मतलब क्या बुरी हालत है ट्रेन की, कि जो जनरल डब्बे हैं वो कम करते जा रहे हैं। मतलब सोचो कि जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास है, हुँ, और भी जो लोअर क्लासेस हैं, उनके लिए तो मतलब जीरो है सुविधा, अगर रेलवे में वो जा रहे बिल्कुल। हैं। मतलब कैसे कैसे करके लोग सफर कर रहे हैं जनरल डिब्बों में, किस तरह से भेड़ बकरियों की तरह भर के जा रहे हैं। और अब तो मतलब भीड़ इतनी बढ़ जाती है कभी कभी तो, कि पता चला कि वो जो रिजर्वेशन क्लास है उसमें तक लोग पहुंच जाते हैं। ये हालत है। तो भाई, ट्रेन भी नहीं आप सफिशिएंट दे पा रहे लोगों को, कम से कम यार आदमी गाड़ी खड़ी करके सोचे कि चलो ट्रेन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी हालत ऐसी है कि भाई कैसे जाओगे आप? दिल्ली में पीक आवर्स में मेट्रो की हालत देखो, मेट्रो क्या भर के चलती है। तो कहीं से कहीं तक भी राहत है नहीं। पैसे देने के बाद भी अगर आप देखो कि कुछ फैसिलिटी मिल जाए, तो वो फैसिलिटी कहीं से कहीं तक नहीं मिलती आपको। तो ये सब देख कर ना, बहुत सारे भी, एक रिपोर्ट थी मैं देख रहा था, तो उसमें बता रहे हैं कि एग्जैक्ट नंबर मैं भूल गया, लगभग शायद कितने लोग, कुछ 3000 से या समथिंग थे, इतने लोग जो थे वो लास्ट ईयर वो इंडिया को छोड़ गए, जिनके पास पैसे थे अच्छे खासे उनको। क्योंकि ठीक है, कोई भी देखेगा ना भाई, जब मैं यहाँ टैक्स दे रहा हूँ इतना, और टैक्स के नाम पे मुझे सुविधा के नाम पे नील बटा सन्नाटा मिल रहा है, तो वो देखेगा मैं इतना टैक्स कहीं और दे दूंगा, किसी और कंट्री में दे दूंगा। तो वहां वो अपना निकल गए यहाँ से, अपना बोरिया बिस्तर समेट के वहां अपना वो टैक्स देगा, उसके बच्चों को फ्री एजुकेशन मिलेगी, उसको बढ़िया रोड मिलेंगी, उसको बढ़िया हेल्थ सर्विस मिलेगी। तो लोग जा रहे हैं छोड़ छोड़ कर, जिनके पास है पैसा, जिनको लगता है कि भाई वो जा सकते हैं, वो जा रहे हैं छोड़कर। और अगर ये नहीं इसको ठीक किया गया इस समय, मतलब लोग इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं। इवन सोचो कि जो बीजेपी के जो समर्थक भी थे, जो कि कह रहे थे कि भाई बीजेपी आ गई, बड़ा बढ़िया हो गया, और बड़े खुश थे मोदी जी के इस थर्ड टर्म में आने आने के बाद। लेकिन उनके भी जो है इस बार जब बजट को देखकर ना, उनके भी बाजे बज गए। उन्होंने भी जो है गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया। इवन जो गोदी मीडिया है, गोदी मीडिया को देख लो, गोदी मीडिया भी कहने लगा अब, उन उसके भी जो है जवान आ गई इतने इतने सालों बाद। तो आप इससे समझ सकते हो कि हालत कितनी खराब है यहाँ पर। हुँ, हुँ, और गवर्नमेंट ने अगर नहीं ध्यान दिया ना इस पर, तो ये यही होने वाला है। जो बेचारे फंसे हुए हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, वो तो मरता क्या ना करता, वो तो रहेंगे यहाँ पर, उनका तो कुछ नहीं है इनके पास। लेकिन जो भी पैसे बना लेंगे लोग किसी तरह से, कर करा के जुगाड़ना, वो यहाँ से निकलने की सोचेंगे। मेरी एक फ्रेंड है, हम्म, ऑस्ट्रेलिया में है पिछले कई सालों से। तो उन्होंने मतलब सोचो कि इतने मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं तो 10 साल तो हो गए उन्हें, 10 साल से भी ज़्यादा हो गए उनको। उनके जो हस्बैंड हैं वो तो, उन्होंने तो ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट है उनके पास। लेकिन उन्होंने अभी तक जो है इंडिया की ही नागरिकता ले रखी है। उन्होंने ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट नहीं लिया, क्योंकि उनको भारत से बहुत प्रेम है। और जब भी मिलती है वो कहती हैं कि मेरे को, मेरा बार बार मन करता है कि मेरे बच्चे एक बार बड़े हो जाएं, सेटल हो जाएं, तो मैं वहाँ से छोड़ के मैं इंडिया आ जाऊँ। अभी मेरी बात हुई थी, मैंने उनको बोला, मैंने कहा भाई भूल जाओ, वहीं रहो, बढ़िया है, मत आओ यहाँ पर। तो ये कंडीशन है भाई। मतलब निराशा होती है ये सब ना देखकर। टैक्स भी दो, हुँ, फिर सुविधा भी कुछ नहीं है आपके लिए। हुँ। सौरभ भाई, हाँ भाई। सर बजट ये के लिए तो एक एक शेर है सर, बजट हाँ, के लिए, कि ये जावेद अख्तर जी के मुंह से मैंने सुना था, बाकी किसका है मुझे पता नहीं, कि जिसे प्यास कम उसे दम बदम, मेरे साकिया तेरे महकदे में निजाम है या मजाक है। मतलब समझ नहीं आया मुझे। हाँ, मतलब जिस देखिए, जिसको जरूरत है देने की, जो सेक्टर से जिनको पैसा मिलना चाहिए, जहाँ मूवेबिलिटी चाहिए पैसे की, असेट मूव होना चाहिए, जहाँ हुँ, जरूरत है,
वहाँ पैसा नहीं दिया, और जहाँ ज़रूरत नहीं है, जहाँ बहुत पैसा है, उनको और रिलीफ दिए जा रहे हैं, तो इससे फ़ायदा कुछ नहीं होगा। मतलब इकोनॉमी जो होती है वो पैसे के रोटेशन से चलती है। किसी एक को अगर आप ज़्यादा पैसा दे दोगे, तो उससे क्या हो जाएगा? बंदा ज़्यादा क्या ही खरीद लेगा इतना सारा, जो गवर्नमेंट को उससे टैक्स मिलेगा। एक टेंडर जो होता है वो बार-बार मूव होते रहेगा, एसेट मूव होगा, तो उससे सरकार का जो रोटेट होगा, उससे सरकार कहेगी कि ये हमारी इसमें रोटेट हुआ है, तो उसके पैरामीटर से फिर जीडीपी और टैक्स वगैरह वो सब कैलकुलेट होता है। तो ये अब क्या कहे? अब अर्पित सर ने मैं अभी मतलब फिलहाल जो कहा ना कि बीजेपी वालों जो पावर में आके भी अभी कोस रहे, तो मैं भी उनमें से एक हूँ कि मैं ठीक-ठाक था कि चलो अपने पार्टी की सरकार आ गई। लेकिन अब कोस रहा हूँ। नहीं, वो तो नहीं मिलने वाला भाई। जब तक ये पता फाइनेंस मिनिस्टर जब तक ये रहेगी तब तक यार कोई उम्मीद नहीं है मिडिल क्लास को। और मिडिल क्लास हर बार अब तो भूल गया, वही वाली बात है। आपने बोला था पॉडकास्ट में कि गाजर दिखाता है हर बार, बजट से पहले गाजर दिखाया जाता है, देखो देखो इस बार मिलने वाला तुम्हें कुछ, और बस उसके बाद गाजर छीन लिया जाता है। अरविंद जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये मैंने सौरभ से पूछा था और सौरभ तो मना कर रहा था इस चीज के लिए, कि क्या सुपर रिच लोग जो हैं, बिलियनियर लोग हैं, जो उन पे कोई टैक्स लगना चाहिए, सुपर रिच टैक्स जो कोई होता है, इनहेरिटेंस टैक्स होता है कुछ, जो यूएस में लाने की सोची जा रही है, तो आपको लगता है इंडिया में वो लाया जाना चाहिए? इन अमीर लोगों से भी कुछ लेना चाहिए बढ़िया? बिल्कुल बिल्कुल लाया जाना चाहिए भाई। आप देखो ना कि आप 15 लाख वाला जो है, 15 लाख जो कमा रहा है, उसके लिए भी 30% का स्लैब का रखा है आपने, और जो करोड़ों छाप रहा है एक साल के अंदर, वो भी 30% ही दे रहा है। ये तो अन्याय है ना। तो ये तो कहीं से कहीं तक न्याय नहीं हुआ। अब कुछ ना कुछ मतलब आप उनसे कुछ ऐसा एक्स्ट्रा ले सकते हो, जो इतना मतलब सुपर रिच हैं, जो इतना कमा रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता मतलब, और ऐसा ही कुछ सिस्टम बनाना पड़ेगा, क्योंकि तभी लोग संतुष्ट होंगे, वरना तो आदमी कहेगा यार मेरे को इतना लूट लिया। और सोचो कि अभी अंबानी ने पता नहीं कितने 600 करोड़ बता रहे हैं, कितना बता रहे हैं, शादी में खर्चा कर दिया। 600 करोड़ 800 करोड़ उससे समथिंग। ज्यादा यार, 600 करोड़ तो बहुत कम है मुझे लग रहा है। 5,000 शायद उसने करोड़ 900, नहीं नहीं, 5,000 करोड़ टोटल तब पूरा। भी कम है, तब भी चवन्नी है उसके लिए, कोई दिक्कत नहीं है। वो तो गिरते सोचो पड़ते ना, बना मतलब जो लेगा। ऐसे लोग हैं जो नहीं शादी जैसे फंक्शन पे इतना खर्चा कर डाल रहे हैं, उनसे थोड़ा सा ले लो, का क्या फर्क पड़ जाएगा? नहीं, लेकिन सर मैं उसको सपोर्ट करूंगा, क्योंकि उन्होंने अपने पास जो पूंजी जमा थी, जो कई जमा थी, उसको उन्होंने मार्केट में लाया, लोगों को दिया। अब उससे टेंडर वाले उसके जो टेंट वाले होंगे, उन्होंने पैसे कमाए, वहां लोगों ने टेंट काम वाले किया, को उन्होंने क्या पैसे मिला यार? कमाए। वो विदेश से आके गाकर वो करोड़ों लेके चले गए। टेंट वाले का क्या, वो तो हाँ चिल्लर यार, मिली कुछ उसे तो। खर्चे सर अब। और जो लेकिन सर वो फिर ऐसे शादी में अगर वो होने लग जाए, तो फिर मतलब फिर तो दिक्कत हो जाएगी ना। वो स्टेटस सिंबल है सर, वो तो करेंगे वो। मतलब मुझे उनसे कोई दिक्कत नहीं है। अंबानी जी ने जो हाँ, किया अच्छा किया, उनकी शादी है, एक ही बार सिग्नल होती करना है, आई पड़ता है होप भाई, सो। सिग्नल करते हैं वो। सिग्नल करना पड़ता है यार, वर्ल्ड को बताना पड़ता है यार, इंडिया में इतना वेल्दिस्ट इंसान है, दुबई में भी नहीं है, जो प्रिंस है नहीं दुबई के असल वो में इससे देखिए, ज्यादा अमीर है। इसके साथ साथ में ना, वो जो जैसे जो शादी होती है ना, वहाँ पे जो दूसरे बिजनेस वगैरह है, उनकी जो हम्म, इनफॉर्मल मीटिंग्स हो जाती है, जैसे कि कुछ बातें हैं जो मीटिंग हो जानी चाहिए, वो फिर जैसे आपने देखा होगा, बड़ी बड़ी जो जैसे ब्लैक रॉक के सीईओ थे, वो आए थे, तो उनसे भी मीटिंग हो ही जाती है। अब वो ये तो नहीं कहेंगे कि और बता कौन सी पिएगा, ऐसे तो वो नहीं करेंगे। वो तो मतलब कुछ बिजनेस की बात करेंगे अपनी। तो ये भी एक होता है इसका पहलू, कि शादी में ज्यादा लोग आएंगे, तो उस नाम पर पीछे जो भी काम करवाने हैं वो सब हो जाएंगे। ये भी एक अच्छा, एक होता है। बात बताओ कि बिलीनियर्स केवल ऐसा तो है नहीं कि इंडिया के अंदर हैं, इंडिया के बाहर भी बहुत सारे हैं। बिल गेट्स है, एलन मस्क है, और भी बहुत सारे हैं। तो ये इस तरह के फंक्शन क्यों नहीं करते कि उसमें बड़े राजसी फंक्शन हो रहे हैं, जैसे हमारे अंबानी ने करा, और उसमें आ रहे हैं दुनिया भर से लोग? वो क्यों नहीं करते ऐसा? हाँ क्योंकि यार। सर वो उनके लिए वो स्टेटस सिंबल नहीं है। लेकिन सर उनके मेंशन है ना सर, वो स्विमिंग पूल एंड ऑल दैट, नहीं, मतलब वो ठीक है, वो लग्जरी। ठीक है। अपनी पर्सनल लग्जरी के लिए आदमी करे, वो तो अंबानी ने भी कम नहीं कर रखा, वो बहुत है। लेकिन ये जो इस तरह का जो दिखावा है, इससे क्या संदेश जाता है? आप सोचो कि हमारे इंडिया के अंदर इस तरह की वेडिंग के दिखावे के चक्कर में लोग लोन लेकर शादी कर रहे हैं, क्योंकि उनको बिल्कुल एक सही कह एक रहे हो। स्टेटस सिंबल बन गया है कि भाई उन्हें दिखाना है कि हम कितने रईस हैं। लोन लेके शादी कर रहे हैं, मतलब सोचो ये, मतलब किसी को पता चले ना बाहर, तो वो कहेगा यार लोन लेके शादी कर रहे हो, ऐसी क्या आफत आ गई, थोड़ा रुक के कर लो।
तो ये दिखावे का जो कल्चर है ना, ये सही नहीं है। और खास तौर पर ऐसे देश में, जबकि आप देखो कि इतने करोड़ों लोग जो हैं वो एक टाइम का खाना भी उनको नसीब नहीं है, और ऐसी जगह पर आप हजारों करोड़ रुपए शादी में उड़ाकर खर्चा कर रहे हो, तो एक चेहरा दुनिया के सामने जाता है और फिर वो क्रिटिसाइज करने का मौका मिलता है। और कई लोगों ने किया भी है कि भाई आपकी देश की हालत ये है और आप करोड़ों रुपए शादी में खर्च कर रहे हो। यार ये तो कोई बात नहीं हुई। सर खुदा ना खास्ता कल को शादी टूट जाए अंबानी का बहुत दिल टूटेगा सर। अंबानी का बहुत दिल टूटेगा, लड़ाइयाँ होंगी घर में। अबे 5,000 करोड़ खर्च कर दिए, मैं नहीं मानता हूँ, उसकी नेटवर्थ का 0.1% होगा, मैं मानता हूँ वो बना लेगा, बट यार सोच के देखो क्या मैसेज जाएगा। 5,000 करोड़ खर्च करे, इतना बड़ा लेवल पे उसने सिग्नल किया, देखो भाई ये है पैसा मेरे पास। यार अब पता नहीं यार उनके दिमाग में मोटिव क्या है, कोई ड्रीम होता है कि यार मैं इतना अमीर हो जाऊंगा और इतनी मोटी बड़ी कुछ नहीं शादी है, करूंगा। ये जस्ट कल्चर है हमारे देश का। और मुझे ये देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ और साथ में दुख भी हुआ कि कम से कम एक अमीर आदमी, भारत का सबसे अमीर आदमी तो कम से कम इस जगड़बंदी से निकल पाता, वो भी नहीं निकल पाया। उसने भी वही करा जो कि कोई भी मिडिल क्लास आदमी करता है अपनी शादी में, वही खर्चा दिखावा जो करता है वही उसने करा। यार तो आप पैसे आपने कमा लिए, बट इंटेलेक्चुअली आप ग्रो नहीं हुए, आप अभी भी बौद्धिक स्तर पर उतने ही हो, आपका बुद्धि नहीं बढ़ी आपकी। सर अंबानी जी भी तो मिडिल क्लास ही है सर। हाँ यार, हाँ पता है अर्पित जी, जब उसके बारे में बात कर रहे थे, टैक्स के बारे में, रेलवेज हो गए, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गए, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में आते हैं पहले, सबसे पहले अभी मानसून में ना, जब भी मानसून आता है रियलिटी चेक होता है बहुत अच्छा, रोड्स का, बिल्डिंग्स का नहीं, पुल्स का, जो ओवर ये हाईवेज वगैरह बनाए होते हैं, ये जो अभी आपने देखा होगा, सुना होगा न्यूज कुछ शायद 1 महीने पहले आई थी कि वो कॉरिडोर्स, रूफ जो थे एरोप्लेन वगैरह, उसके क्या कहते हैं उसे यार, कैनोपी, मैं हाँ मैं नाम भूल गया। हाँ हाँ, उनके मतलब लीक हो रहे हैं, टूट रहे हैं। सोच के देखो, दिल्ली में टूटा था, एक टैक्सी ड्राइवर मर गया। हाँ, बिहार में पुल बह रहे हैं, 13 पुल बह गए, 1-2 नहीं 13। मैं जयपुर की बताता हूँ, जयपुर का एक बंदा है, उसने मेरे को वीडियो भेजी, बोला भाई 1 घंटे की बारिश हुई है, इतना पानी जमा हो गया, जयपुर की बता रहा हूँ, इतना पानी भर गया है कि गाड़ियां मतलब बंद हो गई हैं 1 घंटे की बारिश में। सिर्फ यहाँ पे रोड ऐसे बनाई जाती है कि पहले तो टूट जाती है, मैं मानता हूँ, बिल्कुल टूट जाएंगे, आपको 1 महीने बाद 2 महीने बाद गड्ढे दिखेंगे उसके अंदर, एक ट्रक निकल गया ना, गड्ढे मिलेंगे, वो क्रैक मिलेंगे। दूसरा हाईवेज वगैरह कुछ भरोसा नहीं रहता, जब भी पुल के नीचे से निकलती है ना गाड़ी, मैं बस दुआ करता हूँ पुल मत गिरियो भाई। मुझे भरोसा नहीं है भाई, यहाँ पे कब पुल ढह जाए कुछ पता नहीं है किसी का। अभी दिल्ली में कल की घटना है, बारिश हुई और ऐसी कोई ज्यादा बारिश भी नहीं हुई, थोड़ी बहुत बारिश हुई और सड़क में पानी भरा, और वो इतना भरा कि एक बेसमेंट था, उस बेसमेंट में कोचिंग चलती थी, उस ओवरफ्लो होके वो बेसमेंट में पानी भर गया और 3 लोग मर गए, 3 यूपीएससी स्टूडेंट के मर थे गए। वो, यूपीएससी के पढ़ने वाले कुछ थे, हाँ सुना मैंने। यार सोच के देखो यार, इस आपदा के कारण अगर किसी की मौतें हो रही हैं और तुम लोग ये कह रहे हो कि भाई हम हर घंटे इतने किलोमीटर की रोड बिछा देते हैं, अरे ठीक है तुमने, मैं मानता हूँ सौरभ भाई और मैं भी, मुझे लगता है सौरभ भाई भी एग्री करेंगे कि हमने बहुत अच्छे लेवल पे रोड छापी है, मतलब बनाई है, सॉरी बहुत अच्छे लेवल पे रोड बन रही है, जो कॉरिडोर्स वगैरह हो गए, क्या कहते हैं उसे, हाईवेज वगैरह हो गए, बहुत अच्छे तरीके से बनाई है, 8 लेन जो भी बनाते हैं। बट तुम लोगों ने जो लोकल लेवल पे जो रोडों की हालत है, उसका क्या हालत कर रखा है तुम लोगों ने यार। ट्रैफिक जैम देखो, बैंगलोर के लोग गालियां देते हैं, मैंने बोला भी यार, एम्बुलेंस फंस गई तो फंस गई, एम्बुलेंस प्रेग्नेंट औरत है तो है, वो फंस गई, रो रही है कि भैया जल्दी जाना है मुझे, जगह नहीं मिल रही है उसे, बूढ़े बुजुर्गों को जगह नहीं मिलती है भाई। मैंने दिल्ली में कई बार देखा है एम्बुलेंस फंसी हुई है, और हालांकि लोग बहुत कोऑपरेट भी कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं किसी तरह एम्बुलेंस तो निकल जाए, लेकिन कहाँ निकले भाई, गाड़ी को कहाँ सर पे उठा के थोड़ी ले जाओगे। और उस समय बड़ा मतलब मैं भी बड़ा फ्रस्ट्रेटेड सा फील करता हूँ कि क्या करूं, मतलब मैं ये सोचता हूँ कि अगर इमेजिन करता हूँ कि मतलब मेरा कोई घर का बंदा होता अगर ऐसे, तो मतलब क्या फील होता मेरे को। लेकिन क्या कर सकते हो, आप कहीं जा नहीं सकते ना, साइड में जा सकते हो ना आगे पीछे, जब जाम में फंसे हो तो फंसे हो बस। और वही टैक्स, फिर दो हमें टैक्स, इस रोड पे तुम चल रहे हो टैक्स दो, पॉल्यूशन भरो, सब कुछ भरो भाई, सब कुछ भरो, जो पैसा कमाते हो उस पर भी टैक्स लगाएंगे, फिर इसको खर्च करोगे फिर टैक्स लगाएंगे, मतलब यार जीने नहीं देंगे टैक्स के ऊपर। नहीं सर, लेकिन वो जो रोड की बात है, तो जो गली में रोड होते हैं या वो स्टेट सब्जेक्ट है ना, जो सीएम है वो रिस्पॉन्सिबल है। अगर जैसे यूपी में अयोध्या में जो रोड गिरे, उसमें योगी आदित्यनाथ रिस्पॉन्सिबल है, मतलब वहां का विधायक रिस्पॉन्सिबल है पहले तो। और अगर हम सबसे हाई कमांड देखें तो वो उनके अंडर आता है पूरा। तो मतलब वही, वैसे ही अगर महाराष्ट्र में देखें तो फिलहाल
हमारे यहाँ अभी भी रोड्स कुछ अच्छे नहीं है, तो हमारे विधायक और जो भी होम मिनिस्टर, अपना जो भी मिनिस्टर है कंसर्निंग वाले, तो इन द एंड जाएगा शिंदे तक, एकनाथ जी तक। तो यही है। रोड में भी वो है कि NHAI जो है, जो गडकरी साहब ने जो बनाए, दे आर ब्रिलियंट, उसमें दिक्कत नहीं है। जो बाकी जो स्टेट के रोड है या हमारे म्यूनिसिपालिटी के रोड है, तो वहां हमने जिसको चुना है वो रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए। ये मैं कह रहा हूँ। वो बात अलग है कि उसने चुन के चुनाव में मोदी जी का फेस लगा करके वोट लिया है, वो बात अलग है। आप लोगों ने वो मूवी देखी है जिसमें मनोज वाजपेयी के अब कोई बच्चा मर जाता है पुल के नीचे दब के, और उसके बाद वो सारे लोगों को सबक सिखाने के लिए और उनको मैसेज देने के लिए, देखा होगा आपने, अगर देखा हो तो चलो देखना जरूर। वो उसी के ऊपर थी, भ्रष्टाचार के लिए। तो उसमें ना बंदा डायलॉग बोलता है, जब वो उसको बंदे को कहता है ना, भाई कन्फेस कर कि तूने जो टेंडर लिया था, जो भी तूने किया, तूने भ्रष्टाचार किया है, तूने करप्शन किया है, तब जाके पुल गिरा है वो। तो वो एक डायलॉग बोलता है कि भैया सरकार भ्रष्ट नहीं है, भ्रष्टाचार के लिए ही सरकार है। ये बहुत हिटिंग लाइन थी। ये भ्रष्टाचार करने के लिए सरकार को बनना पड़ता है। तो अभी चलो ठीक है, रोड्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर तुम लोग कर रहे हो खराब। रेलवेज के अंदर सर मैं देखता हूँ, क्योंकि मैं रेलवे में इतना सफर करता हूँ, मुझे बहुत प्यार है मतलब ट्रेन से मतलब एक अलग ही लगाव है मेरा। ट्रेन में जाना, घूमना फिरना मैं देखता हूँ, बहुत ऑब्जर्व करता हूँ। स्लीपर क्लास में भी देखा हुआ है, जनरल में भी सफर किया हुआ है, सब जगह सफर किया हुआ है मैंने। मैं मानता हूँ कुछ अच्छे प्लेटफॉर्म्स, मतलब कुछ ऐसे स्टेशन है जो साफ सुथरा अब रहने लग गए हैं। नहीं तो पहले तो पान की पीक मिलती थी, कोई बंदा प्लेटफॉर्म पे ही हग रहा है, मूत रहा है, देखने को मिलता था। अब थोड़ा साफ देखने को मिलता है कुछ स्टेशन जिसमें मैं गया हूँ अभी तक फिलहाल। लेकिन अब जनरल क्लास की हालत देखे सर, उसके अंदर भेड़ बकरियों की तरह। मैं एक बार बस फंस गया था सर, मैं 6 घंटे के लिए फंसा था और मैं रो रहा था कि एक तो पॉपुलेशन इतनी ज्यादा, दूसरी ट्रेनें इतनी कम है, तीसरी ट्रेनें टाइम पे नहीं होती है। मैं बता रहा हूँ, अभी मेरी मम्मी गई थी गाँव, तो उस मम्मी ने जो स्पेशल ट्रेन चलती है ना समर वेकेशन के टाइम पे, उसके लिए एक्स्ट्रा पैसे पे करे थे। जो नॉर्मल ट्रेन है उसके लिए 500 होते हैं, बस 700 देने पड़े थे। 700 रुपए भरने के बावजूद ट्रेन 6 से 7 घंटे लेट। कब पहुंचे? रात के 2 बजे पहुंच रही है। अब बताओ, रात के 2 बजे कोई इंसान स्टेशन पहुंचेगा, वहां कौन मिलने आएगा उनसे? मतलब उनको सोच के देखो, एक औरत जा रही है बच्चे के साथ ट्रेवल करने, और रात के 2 बजे उसको उतरना पड़ रहा है स्टेशन पे, ना टेम्पो है ना गाड़ी है बाहर, जबकि वो शाम में पहुंच जानी चाहिए थी। आपकी ट्रेन टाइम पे नहीं चल रही है, इसको आपका सोल्यूशन नहीं है। इस बार रेलवे बजट में भी कुछ नहीं निकला सौरभ भाई, शायद ट्रेन के लिए भी कुछ नहीं निकला, वंदे भारत ये ऐड नहीं, कर रहे हैं बस। देखिए, ट्रेन में मैं रेलवे को डिफेंड इसलिए करूंगा क्योंकि जो फेल्यूर होता है, मैं देखता हूँ मेरे फादर जो है रात को 2-3 बजे जाना पड़ता है ऑफिस। कोई मतलब देखिए, जब भी कोई ट्रेन लेट हो रही है ना, मैं ये अश्योरेंस देता हूँ कि एक बहुत बड़ी सिस्टम उसको राइट करने के पीछे लगी होती है। और ट्रेन लेट होने का देखिए कारण समझिए। पहली बात तो हमारे यहाँ अगर हम स्टैंडर्ड्स देखें, यूरोपियन स्टैंडर्ड्स जिसमें ट्रेन चलानी होती है, वो यहाँ ट्रेन, यूरोपियंस यहाँ ट्रेन ही नहीं चलाएंगे। उसमें हमारे सिस्टम में जितनी ट्रेनें चल सकती है उसके 2 गुना हम चला रहे हैं। फिर हमारे नॉन बायोलॉजिकल साहब जी को एक अच्छी सी आइडिया सूझी है कि मैन कटिंग करो, तो वो मैन कटिंग किए जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम। तो अब मेरे आप ख्याल से देखिए, 3 लाख से ज्यादा वैकेंसी हैं रेलवे में इस समय पेंडिंग। नहीं, और अर्पित सर देखिए, जैसे आप भी जानते हैं सर रेलवेज का, सर कोई सिग्नल है समझ लीजिए, या कोई पॉइंट है जो ट्रैक चेंज कर रहा है, अब वो फेल हो गया बारिश की वजह से, तो आप मुझे बताइए सर कि कोई व्यक्ति वहां अटेंड करने जाएगा तो उसके लिए रेड कारपेट थोड़ी बिछा होगा। वो बंदा बेचारा, मतलब उसके पास रास्ता नहीं है सही से जाने के लिए, एक्सेस नहीं है जाने के लिए, वो खुद की गाड़ी पे बैठता है, या चलो रेलवे अगर थोड़ी दिलदार है तो उसको मुहैया करा देगी, वहां तक पहुंचा भी देगी। लेकिन वहां जाके वो अगर वो देखता है कि भाई रास्तों में भरा है पानी, तो पैदल जाना है, 1.5 किलोमीटर पैदल जाना है, वहां पॉइंट ठीक करने की, मतलब बहुत, वो जो बंदा वहां गया है अटेंड करने, वहां स्टोर से, डेपो से सामान जाएगा अगर कुछ चेंज करना है तो उसमें कॉम्प्लेक्सिटी है। उसके बाद में वो ठीक हो जाने के बाद वहां से जब ट्रेन निकल जाएगी, जब सब हो जाएगा तो उस बंदे को वापस भी तो लाना चाहिए ना। हो गया कि भैया आओ तुम। तो ये जो है, इसमें मैन पावर कटिंग से ये दिक्कतें होती है। दूसरा, जो फेल्यूर होता है उसके ठीक करना बहुत मुश्किल होता है। अब जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, एक वो बॉक्स देखे हमने, सिल्वर कोटेड, स्टेशन के बाजू में। अब समझ लीजिए उसमें कुछ सर्किट फेल हो गया, उसको चेंज करना है। एक बंदे ने उसका लॉक खोला, पता चला अंदर सांप है। अब वो बंदे को उस सांप को निकालना तो पड़ेगा ना अगर काम करना है तो ऐसी, मतलब इतनी सारी समस्याएं आ जाती है। तो उसकी वजह से क्या होता है, एक ट्रेन जो होती है समझ लीजिए लेट हो गई 10 मिनट। अब हम जो सिस्टम होता है उसमें एक स्पेसिफिक दायरा है 2 ट्रेन के बीच में।
और सिग्नल हमारे यहाँ तो ऑटोमेटिक है कि अगर ट्रेन एक जगह पर है वो दिखता भी है डेटा लॉगर, वही मेरे फादर के अंडर आता है, तो मतलब मैं देखता हूँ कई बार स्क्रीन पे। तो देखिए आप, अगर एक ट्रेन 5 मिनट लेट होती है तो उसको स्टार्ट होने में, आगे जाने में, अगले स्टेशन तक पहुंचने में पिछली ट्रेन जो है वो 10 मिनट लेट होती है, उसकी पिछली 15 मिनट, और ये मल्टीपल में चलता है, ये इशू हो जाता है। तो हमें रेलवेज के लिए इनको ज्यादा लाइंस बिछानी चाहिए, या इनको इंफ्रास्ट्रक्चर जो है रेलवेज का वो ज्यादा बढ़ाना चाहिए, क्योंकि लाइंस भी पॉपुलेशन बहुत है। जो नई तो बिछा रहे हैं, लेकिन जो पुरानी लाइंस हैं उनका जो रिन्यू करते हैं उनको या रिप्लेस करते हैं, जो ट्रैक्स होते हैं उनका, वो भी काम नहीं हो रहा है। उसकी वजह से भी बहुत हादसे हो रहे हैं। जो हाथ से पीछे भी जो निकल के हादसे काफी हुए आ हैं, गए। हाँ, हम्म उनके पीछे वजह यही है, सर जो ट्रैक्स वो हैं वो नहीं मैन पावर अपग्रेड सर, हो रहे हैं। मैन पावर सर, ब्लॉक नहीं मिलते सर। अब हमारे यहाँ डीआरएम थोड़ी अच्छी मैडम है, वो ब्लॉक दे देती है। वो वो भी सर रेलवेज में भी सर, वो सेंट्रल रेलवे का पता नहीं, मतलब रेलवेज का अलग अलग है ना, नॉर्दर्न, सेंट्रल, वेस्टर्न रेलवे। तो हमारे यहाँ तो ठीक ही है, यहाँ की जो मैडम साहिबा है वो अच्छा काम कर रही है। बाकी लेकिन रेलवेज का सौरभ बाकी भाई, आपका मैं कंसर्न सुन सकता हूँ। बाकी ये जो फ्रेट कॉरिडोर है ये बना रहे थे, और ये कह रहे थे कि जो मालगाड़ियां हैं हाँ वो सर, अपना इस हो ट्रैक गया, से हट तैयार के हो अलग गया। चलें। हाँ सर, फ्रेट कॉरिडोर मैंने देखा, हो गया तैयार सर, बिल्कुल हो गया। मैंने देखा यार, जहां मैं ट्रैवल करता हूँ वहां तो देखा है मैंने। वो क्या अभी मतलब इन मेकिंग है, वहां आप देखोगे वो एक झुंझुना है जो अगले 15 साल तक और बढ़ेगा। 15 वैक साल तक? 12 इंजन। क्या बात कर रहे हो? सर डीएफसीसी जो है, अरे नहीं यार। फ्रेट कॉरिडोर, उसको सक्सेस कब मानेंगे? जब वो अपने ऑब्जेक्टिव मीट कर लेगा, जो भी उसके लिए ऑब्जेक्टिव रखे थे बनाने के। क्या अभी हम देख रहे हैं कि उससे फायदा हो रहा है बहुत ज्यादा स्तर? ऑपरेशनल है, ऑपरेशनल है कि नहीं, हाँ या ना? ऑपरेशनल तो नहीं है है अभी। ना? ऑपरेशनल तो ऑपरेशनल नहीं है है। नहीं है ऑपरेशनल? नहीं सर, मैं ऑपरेशनल कहाँ है? नहीं देखता हूँ नहीं खुद नहीं वैक, नहीं, मैंने वैक 12 इंजन देखिए, दौड़ती देखी उस कॉरिडोर पे यार, वैक 12 कहाँ इंजन। की कहाँ नहीं कहाँ की बात देखिए, कर रहे हो? सर ये दिल्ली वाले रूट की बात ही कर रहा हूँ मैं, और कहीं की ज्यादा दूर भी नहीं जा तो रहा मैं। वो टेस्टिंग चल रही होगी, क्योंकि यहाँ भी मेरे पास से भी निकल रहा है, मैंने तो देखी नहीं कभी ट्रेन निकलती उस पर। चलो, हो सकता है मैं गलत हूँ। लेकिन सर पता है, जैसे अभी सौरभ भाई ने बताया कि कुछ प्रॉब्लम आ गई ट्रैक पे तो मैन पावर कम जाना पड़ता है। मैंने कुछ वीडियोस देखी थी जिसमें ना कुछ मशीन्स आ गई हैं, मतलब वो ट्रेन पे दौड़ेंगी और उनके अंदर वो रोबोटिक आर्म होंगे और वो ठीक करेंगे। मैं मानता हूँ कि इंडिया के लिए बहुत मॉडर्नाइज्ड एक इक्विपमेंट है, मगर सॉल्यूशन तो है। सॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ, वो कब अप्लाई होगा कुछ पता नहीं है। अभी तुम लोग नए डब्बे, अर्पित भाई ने बताया, नए डब्बे डाल देते हो तुम, जनरल हटा देते हो, स्लीपर हटा देते हो, एसी वाले, ताकि पैसा अच्छा बने, रेवेन्यू जनरेट हो। यार ये पैसा ही ट्रैक साइड में लगा दो यार, ट्रैक एक और बिछा दो, एक ट्रेन और भी दौड़ा दो यार। यहाँ पे इंसान की कीमत नहीं है, टाइम की। अब सोच के देखो यार, मेरे दादाजी के एक्सपायर हो गए अभी, मैं 12 घंटे लेट पहुंचता हूँ दादाजी के लिए। मैं दादाजी से बहुत लगाव करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ, और मेरे दादाजी को मैं देख भी नहीं पाया, 12 घंटे मेरे लिए वेट नहीं कर पाए। क्यों? ट्रेन 12 घंटे लेट थी। सोच के देखो यार, किसी इंसान के 12 घंटे को वापस कर पाएंगे वो लोग, रेलवे वगैरह? कभी भी वो नहीं। रिफंड कर दे वो अलग बात है, पर क्या वो 12 घंटे वापस कर पाएंगे? तो पता नहीं, है, ये मैं मानता हूं आप रेलवे को डिफेंड कर रहे हो, मैं एग्री करता हूं, क्योंकि इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट रेलवे सिस्टम है। यहाँ बहुत रेल लाइन्स है, बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत कॉम्प्लेक्स है यहाँ पे सिस्टम। मैं मान सकता हूँ मुंबई लोकल इतनी कॉम्प्लेक्स है, इंडिया की तो दूर की बात है, आप मुंबई लोकल ही ले लो, बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम है वहाँ का। मैंने वहाँ की डॉक्यूमेंट्री देखी हुई है, कैसे ऑपरेट करते हैं वो। मगजमारी हो जाती है कि नहीं, इस ट्रेन को अब इस मैं प्लेटफॉर्म पे डालना है वहाँ। मैं रेलवेज को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि हमारी करंट सिस्टम जो है वो उसके फुल पोटेंशियल पे चल रही है। और होता यह है तो कि सिस्टम आपदा सिस्टम अगर, को अपग्रेड करना पड़ेगा ना। हाँ अपग्रेड सर, सर करें, और जैसे, वैकेंसीज हैं उनको भरें। और सर डिजास्टर अगर कोई आता है तो बैकअप कुछ नहीं होता है प्रॉपर। हमारे मतलब सर एक होता है कि कोई अगर यहाँ कुछ हो गया तो हम फटाफट एक सिस्टम बना देंगे जिससे वो होते रहे, मतलब कुछ फेल भी हो गया तो सिस्टम चलती रहेगी ना। कुछ जगहों पर है, सेंट्रल हमारे मतलब चलो नाम ले लेता हूँ मैडम का, इति पांडे करके डीआरएम है, वो बहुत अच्छी काम करती है, अब क्रेडिट मस्ट बी गिवन करती है। तो अब हुआ क्या है कि बाकी रेलवेज का मुझे नहीं पता, हमारे यहाँ एक समस्या यह आती है सर कि ट्रेन्स की जो संख्या है अ, बहुत ज्यादा हो गई है। जैसे कोई भी अगर समझ लीजिए बन गया विधायक या पार्षद बन गया, नहीं पार्षद नहीं, क्या लोकसभा में मेंबर बन गया एमपी, वो चाहता है मेरे यहाँ से 3 ट्रेन निकले। अब ब्यूरोक्रेट का काम है उसे खुश करना, तो वो कहीं से तो भी 2-3 ट्रेन एडजस्ट कर देगा। लेकिन क्या सिस्टम में इसे किया जा सकता है? फिर कुछ जेप्रोडाइज होगा। तो इसलिए हम देखते हैं कि अगर कोई भी समझ लीजिए अभी जैसे कोकण में जो ये हादसे हुए, कुछ ट्रेन कैंसिल हो जाती है क्योंकि कोई बैकअप ही नहीं है, कुछ नहीं है। तो हमें बैकअप
जैसे अगर हमारे यहाँ 2 ही लाइन है, अब ये सुझाव अच्छा है कि 4 लाइन होनी चाहिए हमेशा हर जगह पर। इसमें प्रॉब्लम क्या है? लैंड कहाँ से आएगी? लैंड एक्विजिशन। नहीं, लैंड तो लैंड बहुत एक्विजिशन है में रेलवे के पास, लैंड की क्या कमी है? सर वो रेलवे लैंड के पास जैसे मुझे लगता है कि शायद सबसे ज्यादा लैंड है। सर अब मुंबई में जाकर अगर हम देखें तो रेलवे के आसपास जो घर बसा रखे हैं, लोकल तो प्रॉपर बस्ती में से जाती है हाँ, कई जगह, एनक्रोचमेंट हो रखा है ऐसे तो कई वो एक जगह। अलग बात है। मेरे ख्याल से लैंड की कमी तो नहीं है, बट हाँ, लोगों ने एनक्रोचमेंट कर रखा है, वो एक प्रॉब्लम हो सकती है। सर उसको हटाएंगे तो आंदोलन होंगे अलग, और बहुत लंबा जाता है फिर, ये मतलब बहुत लंबा होगा। अभी क्विक सॉल्यूशन ये है कि आप कुछ ना कुछ, जैसे एयर का जो है फेयर, एयर फेयर, वो अगर आप रेलवेज के एसी के इक्वल कर दे और अंदर ही अंदर शुरू कर दे तो भी एक अच्छा ऑप्शन है। नहीं यार, लोड नहीं ले पाएगा जो एरोप्लेन वगैरह, ये लोड नहीं ले पाएंगे यार, क्योंकि एरोप्लेन हाँ। इतने, जैसे अभी तो हजार लोग ले जाते हैं भाई, ट्रेन तो 1000 से ज्यादा ही ले जाते हैं, मैं तो अगर भर के बताऊं तो वैसे। बट एरोप्लेन ये इतना लोड नहीं ले पाएगा, और मिडिल क्लास अगर पहुंच गया वहां पे, लोअर मिडिल क्लास, तो बहुत हंगामा खड़ा हो जाएगा, नहीं संभाल पाएंगे मुझे लगता है यार, वो अभी नहीं संभाल पाएंगे। उनके लिए अभी ये रेल ये ठीक ही है अभी एरोप्लेन ही ठीक, ये अपना ट्रेन ही ठीक है। हाँ, पर वही है ना, मिडिल क्लास से टैक्स ले लो और मिडिल क्लास को ठेंगा दिखा दो, क्या ट्रेन चाहिए? नहीं, कौन सी ट्रेन? रोड चाहिए अच्छे, पागल है क्या? गड्ढे से जा, गड्ढे से पार होके जा, कूद के जा तेरे को क्या दूंगा, पागल है क्या? अंबानी अदानी को यार सर शादी कर गड्ढे दिया से अपने बच्चे कूद के की। भी नहीं, गड्ढे से कूद के भी नहीं, गड्ढे इतने गहरे हो गए हैं कि मतलब ट्रक उसमें, अगर ट्रक उसमें चला गया गलती से स्पीड में तो उसका पहिया निकल जाए, ऐसे ऐसे गड्ढे हो रखे हैं। बिल्कुल। क्या ही कहे मतलब। हाँ, अभी वो मीम भी तो चलती है कि लोग गड्ढा खोद देते हैं सीवर लाइन के लिए, फिर भूल जाते हैं, अरे भाई पाइपलाइन तो डालना भूल ही हाँ। गए फिर ये ये दोबारा हमारे यहाँ हमेशा होता है। फिर पाइपलाइन डालने के बाद दोबारा दबा दी, फिर एक मजदूर बोलता भाई मेरी चप्पल रह गई, दोबारा खोदो ये बहुत होता है यार हमारे इंडिया में, भूल तो जाते हैं मतलब लोग, और हाँ प्लानिंग पैसा। कैसी करते हैं कि यार जब रोड डाल रहे हो तो उससे पहले वाला जो काम है वो पहले कर लो। रोड डाली, फिर उसे खोद के फिर बाद में पाइपलाइन पड़ेगी। तो पाइपलाइन डाल के भी उसको ऐसे नहीं कि उसको सही कर जाए, वो ऐसे ही खुला पड़ा रहेगा, वो बाद में कभी एक साल भर में कभी मन करा किसी का कि चलो करा देते हैं, इतना भी क्या परेशान करना है इनको, तो वो तब हो जाएगा, वरना वो ऐसे ही पड़ा रहेगा। सर इसमें मेरे पास 2 सुझाव है। एक सर हमारे पास वो जो L1 मॉडल है कि लोएस्ट जो टेंडर में भरेगा उसको हम दे देंगे, वो, क्योंकि वो करप्शन, अब देखिए सीधा रीजन है, आप किसी को फेवर नहीं कर सकते, और जो कम से कम पैसे में काम कर देगा उसको लाएंगे। तो इफ यू वांट गुड सर्विसेज यू हैव टू पे फॉर इट, गडकरी जी का कोट कर रहा हूँ। तो आप अगर देखोगे तो अगर आप सबसे लोएस्ट वाले को ही टेंडर देना चाह रहे हो, आपका आपका पॉलिसी है वो, ऐसा भी नहीं कि आप दे सकते हो दूसरे को, आपको देना ही पड़ेगा जो कम पैसे में कर रहा है। तो आप काम से क्या उम्मीद कर सकते हैं? दूसरा, फेवर नहीं कर सकते। खैर ठीक है, फेवरिज्म को नहीं करना चाहिए, मान लिया मैंने। लेकिन फिर एक चीज होती है कि एक जो जो L1 मॉडल है उसमें कुछ रिफॉर्म करिए, या जो भी अच्छा काम कर दे उसके लिए एक स्टैंडर्ड सेट कर दीजिए कि ये स्टैंडर्ड जो जो मीट करेगा उसको दे देंगे भाई टेंडर। दूसरा, जो भी वो रास्ता बनाएगा या जो भी कुछ बनाएगा, वहां एक बड़ा, जैसे एक फला के द्वारा दिया गया लिखते हैं ना, अगर शमशान घाट में जाएंगे तो वहां लिखा होता है इस विधायक के द्वारा दिया गया, उस तरीके से फला के द्वारा बनाया गया रोड, या ये इसका टेंडर इस दिन इशू हुआ, इस दिन खत्म होने का दिन है, ये मेंटेनेंस है, ये बारकोड है, जैसे यूपीआई में पेमेंट कर सकते हो ना, वैसे बारकोड लगा दो, प्रॉपर पत्थर पे उके रहो, शिलालेख बनाओ नए और वाले, एक व्हाट्सएप मुझे फर्क नंबर, नहीं पड़ता। और एक व्हाट्सएप नंबर, हाँ एक व्हाट्सएप नंबर कि अगर रोड नहीं टूटी हुई तो गाली दे सको नहीं, हमारे यहाँ लोग गजब है ना, वो रोड टूटी हुई हो तो गाली नहीं देंगे, ऐसे ही फोन कर देंगे, और सर कैसे हो, ऐसे भी लोग हैं तो नहीं, एक वाकई में प्रॉपर जो अपना बारकोड। टेंडर सिस्टम है ना, टेंडर सिस्टम वाकई में बहुत गड़बड़ है। L1 टेंडर सिस्टम यूज़ करती है जो अपनी गवर्नमेंट है, और जो कि बहुत गलत है। उसमें क्या है कि बस लोएस्ट आना चाहिए, लोएस्ट टेंडर जो दे रहा है उसको दे दो काम, उसका पीछे का क्या एक्सपीरियंस है क्या नहीं है। अब जो सोचो कि जो वो गुजरात में जो मोरबी थी, कुछ समथिंग ऐसी नाम था, वहाँ पर जो एक मोरबी ब्रिज था, बीच। मोरबी ब्रिज, हाँ, वो ब्रिज था जो कि टूट गया और कितने लोग मर गए। बाद में पता चला कि वो जो कंपनी थी जिसको कि उसको ब्रिज को रिकंस्ट्रक्ट करने का टेंडर दिया गया था, उसका ब्रिज कंस्ट्रक्शन में कोई एक्सपीरियंस ही नहीं था पास्ट में। उसने केवल लोएस्ट टेंडर कोट करा और उसको टेंडर पकड़ा दिया, ये लो ले जाओ। तो इस तरह से काम हो रहा है, मतलब पास्ट कंपनी के जो पीछे का पास्ट एक्सपीरियंस है वो सब भी खंगालना बहुत जरूरी होता है कि वो वास्तव में वो इस काम करने के लायक है कि नहीं है। वो
कोई सिस्टम ही नहीं है। इसी वजह से जो यहाँ पर पुल बन रहे हैं, रोड बन रही हैं, उनका कोई भरोसा नहीं है, टूट जा रही है। मतलब लोग सोचो कैसे फनी रीजन से यहाँ पे मर जाते हैं। अंकल जा रहे थे, गड्ढे में स्कूटर गिर गया, अंकल गिरे और उनकी डेथ हो गई। पतंग के मांझे से गर्दन कट गई। आंटी खड़ी थी रेलिंग पकड़ के, रेलिंग में करंट आ गया, आंटी मर गई। मतलब क्या सर्कस चल रहा है यहाँ पे। यार हंसी आ रही है, बताओ, मौत की खबर सुन के पहली बार। और सर फिर हेल्थ केयर के साथ क्या हुआ है, आपको क्या लगता है? जैसे आयुष्मान कोई योजना बनाई थी, शायद आयुष्मान योजना थी, क्या नाम था उसका? आयुष्मान भारत। आयुष्मान जिसके भारत। तहत कुछ हाँ, जिसके तहत वो हेल्थ इंश्योरेंस दिए गए थे और बताया जाता है कि करोड़ों लोगों को दिए जा चुके हैं अभी तक। तो डू यू थिंक ये सक्सेसफुल रहा? मतलब काफी हद तक, मतलब हम ये नहीं कह सकते कि हेल्थ के मामले में ये सरकार ने कुछ अच्छा किया है, नहीं। कोविड में हमने देख लिया इनकी सिस्टम्स कि अगर वो तो अच्छा है कि इन्होंने आंकड़े भी छुपाए। पहली बात तो मतलब हमारे पास आपदा से डील करने के लिए अगर कोई सिस्टम जो होनी चाहिए, या कोई एक सभ्य देश रखता है, एक 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 क्या कहते हैं, इतनी बड़ी पॉपुलेशन में कुछ हादसा हो जाए तो वहाँ बैकअप के लिए जो सिस्टम्स होनी चाहिए वो नहीं है। हमारे यहाँ क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है ये डिफाइंड नहीं है, कि अगर वॉर होता है तो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जैसे कि कुछ भी सप्लाई फटाफट पहुंचा देंगे तो ये हमारा ये इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसको हम सेफ्टी देंगे, इसके मेंटेनेंस पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देंगे, या ये हमारी बैकअप के लिए है। ऐसा कुछ नहीं है हमारे यहाँ पे। तो ये जो भी ये लोग क्या करते, देखिए ये आपने जो सवाल पूछा उस पर भी आएंगे, लेकिन एक बड़ी समस्या है, समझ लीजिए वो कुछ सिम्टम दे रही है, ये उस सिम्टम को पहले तो डिनाई करेंगे जब तक वो सिम्टम ही खुद बीमारी ना बन जाए, और फिर जब एक बड़ी बीमारी में से ये एक छोटा सा सिम्टम जब बहुत बड़ा हो जाता है तो उस पर जाके बैंडेड लगा देंगे। ये इनकी पॉलिसी रही है शुरू से, और बीजेपी की ये खासा यही पॉलिसीज होती है कि वो बैंडेड लगा देती है। जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी, 3rd डिग्री बर्न पे इन्होंने बैंडेज लगा दिया और कुछ नहीं किया। एजुकेशन बजट पूरा मतलब देखा था लगा ही मैंने। डाला, कुछ नहीं दिया। तो ये यही करते हैं, ये बड़े डिसीज को बड़ा होने देंगे और कहेंगे कि नेहरू जी के टाइम पे ऐसा था, इसके टाइम पे वैसा था। अरे तो तुमको सत्ता में क्यों बिठाया है? तुम अलग हो ना, तुम सॉल्व करो ना, आगे क्या करे, मतलब ये बताओ। मैं सुधांशु त्रिवेदी जी से मैं यही पूछता हूँ हमेशा कि आगे क्या करे, ये सब छोड़ो, ये हमें नहीं जानना पहले कैसा था, वो वैसा था इसलिए आपको बिठाया, आपने क्या किया, यही मुद्दा है। तो अब किसी भी समस्या में ये कोई सॉल्यूशन देने वाले लोग इनके पास नहीं है, सियासत करने वाले बहुत है, पॉलिटिक्स करने वाले। और आपका सवाल आयुष्मान भारत का, तो आयुष्मान भारत को सफल के इसमें गिना जाए या ना गिना जाए, इसमें मैं कमेंट तो नहीं करूंगा, लेकिन ठीक ही है, कुछ तो है कम से कम गरीब के पास ट्रीटमेंट के लिए, कुछ तो है। वो अलग बात है लाइन में लगना पड़ता है, लेकिन कुछ तो है, मतलब है कुछ। जी सर। अर्पित जी, देखो लाइन में लगने बताइए। के बाद अगर आप बच गए जब तक कि आपका नंबर आया तो आपका इलाज हो जाएगा, वरना तो लाइन में लगे लगे ही हो जाना काम आपका। और वाकई में हालत बहुत बुरी है। आप जाके देखो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में किस तरह से लोग वहाँ पड़े रहते हैं, क्या लाइन में लगे हुए हैं और क्या फैसिलिटीज़ हैं, वो देखकर मतलब पता चलता है कि मतलब अगर कभी सोचें कि ऐसा कभी चांस पड़े तो भाई नहीं जाएंगे उधर, वो प्राइवेट की तरफ ही जाएगा। कोई भी जिसके पास भी थोड़ा बहुत ठीक ठाक है, और जो बिल्कुल ही समझो कि नहीं है कुछ, तो वो तो फिर मजबूरी है उसकी। लेकिन देखो ना कि अगर आप देखो कोई भी सक्षम है व्यक्ति तो वो नहीं जाता उधर की तरफ, वो देखेगा कोई बेटर कोई अच्छा हॉस्पिटल देखेगा, वहाँ इलाज कराएगा। अगर वास्तव में फैसिलिटीज़ अच्छी होती तो वो भी जाता ना उधर पे, भाई मैं भी करा लेता हूँ यहाँ पे इलाज। क्यों जाते फिर प्राइवेट हॉस्पिटल में? ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स क्यों हैं, प्राइवेट स्कूल्स क्यों हैं? इसीलिए है ना कि आपकी जो गवर्नमेंट की जो फैसिलिटीज़ हैं वो नहीं है अप टू द मार्क। आप सोचो कि क्या आप अपने बच्चे को पढ़ा सकते हो गवर्नमेंट स्कूल में? मतलब ही नहीं है। अब सबको पता है, सबको खुला पता है कि वहाँ पर किस तरह की एजुकेशन मिल रही है, एजुकेशन की क्या क्वालिटी है। अब आपको टैक्स भी दे रहे हो, टैक्स इसलिए दे रहे हो कि चलो ये कुछ बेसिक नीड में सुविधाएं मिलेंगी, वो बेसिक सुविधाएं आपकी किसी काम की नहीं है। फिर आप जो है बच्चे को पढ़ा रहे हो जो है प्राइवेट स्कूल में, और प्राइवेट स्कूल में सोचो कि दिल्ली एनसीआर के अंदर आप अगर ठीक ठाक स्कूल में किसी में डाल रहे हो बच्चों को, तो आपका महीने का 10 से 15 हज़ार रुपये का खर्चा है बच्चे का, एक बच्चे का। और 2 बच्चे कर लिए आपने, 30 हज़ार हो गया खर्चा। अब करो क्या करोगे? और फिर ये कहते हैं कि भाई 5 लाख से जो ऊपर
मतलब अभी तो 3 लाख है, 3 लाख से ऊपर आपका गया तो टैक्स लग जाएगा। मतलब सर बिल्कुल सर। मैं सही बता रहा हूँ, 15,000 पर मंथ। मतलब मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हूँ शुरू से, फर्स्ट से लेके मेरा 12th तक इतना पूरा फीस नहीं है मिला के जितना आज एक 4th या 5th स्टैंडर्ड का बच्चा पे करता है मेट्रो सिटीज में। हाँ, और इवन आप मैं देखो कि अगर कोई हायर एजुकेशन आप लेना चाहते हो, आप कोई ऐसी कोई स्किल सीखना चाहते हो, उसके लिए सोचो कितना कितना आपको खर्च करना पड़ता है। जबकि ये सब चीजें गवर्नमेंट को प्रोवाइड करानी चाहिए भाई। ये जो यूथ है आपका, ये आपकी, आप इसको ऐसे ऐसे क्यों नहीं देखते कि ये हमारी जो है वर्क पावर है, हम इसको अच्छे से ट्रेन करें तो ये हमारे कुछ काम आएगा। तो उस तरफ ध्यान ही नहीं है किसी का। मेरे ख्याल से पता नहीं जो स्किल इंडिया चला था क्या हुआ उसका, कितने ट्रेन हुए और वो कहाँ क्या काम कर वो रहे हैं, फेल्ड कुछ हुआ अता सर, पता। वो फेल्ड रहा सर, वो फेल्ड रहा, वो अनएम्प्लॉयमेंट ही दिखा रहा है सर। अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखकर आपको नहीं पता चल रहा है कि वो स्किल इंडिया का क्या हुआ, तो फिर स्किल इंडिया के सर फिर वो ये आप दिल्ली और बैंगलोर के बंदे को देखोगे, ट्वीट किया था उन्होंने कि भैया हमारे पूरे साल का है, मतलब एनुअल जो बच्चे का फीस आ रही है, जो प्री और एलकेजी और यूकेजी जो होते हैं, ये इसके ही 1-1 लाख रुपए आ रहे हैं 1 साल के पूरे। तो कह रहे हैं यार मैं करूं क्या, मैं वही करूं तो। क्या, बच्चों को पढ़ाऊं कि नहीं पढ़ाऊं, होम स्कूलिंग स्टार्ट कर दूं? वो भी सर बहुत मुश्किल हो रहा है। और महंगाई तो बिल्कुल मानता हूं मैं, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है और मिडिल क्लास को बिल्कुल चूस लिया गया है इकोनॉमी। बिल्कुल हमने जो आपने सौरभ भाई ने बताया था मिडिल क्लास के साथ जो हुआ है। फिर सर जो अग्निवीर स्कीम आई थी एक, आपको पता होगा, उसको लेकर काफी लोग खफा है, तो उसके ऊपर आपका क्या ओपिनियन है? अग्निवीर भी मुझे लगता है कि एक तरह से जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ने का तरीका है गवर्नमेंट का। क्योंकि अगर एक जिस तरह से पहले आर्मी में कोई भर्ती होता था, सैनिक, तो उसको एक भर्ती होता था तो गवर्नमेंट के ऊपर एक जिम्मेदारी आ जाती थी कि भाई एक बंदा आया है और इसको हमें जीवन भर का हमारा जो है कुछ दायित्व है इसके ऊपर। तो गवर्नमेंट वो दायित्व अब नहीं लेना चाहती। गवर्नमेंट कहती है भाई हम तो जो है रखेंगे तुम्हें और कुछ टाइम के लिए और अपना काम निकालेंगे और अपने फिर घर पे जाओ। हमें वो पेंशन वेंशन वाली जो झंझट है उनसे गवर्नमेंट बचना, पीछा छुड़ाना चाह रही, सीधी सी बात है। और भी जो सुविधाएं जो सैनिकों को मिलती थी, वो सारी सुविधाएं, मतलब सोचो कि मतलब वो शहीद हो गया तो उसे शहीद का दर्जा भी नहीं है। ये कितने शर्मनाक बात है। लेकिन वही है ना, उनको गवर्नमेंट को पता है कि यहाँ पर बेरोजगारी इतनी ज्यादा है कि आदमी मरता क्या ना करता, जो जहां उसे जैसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी जाएगा वो। सोच के देखो सर, कितनी कितनी गंदी फीलिंग होगी यार, देश के लिए मैं कुछ कर रहा हूँ और किसी को परवाह नहीं है गवर्नमेंट को। और यूज एंड थ्रो वाला सिस्टम नहीं है सर, आपको नहीं लगता यूज एंड थ्रो जैसा कुछ फील आता है हाँ ये, वही है, कि भाई वही आओ वही है, और जाओ, बस वही काम है। हो गया। अपना काम निकाला और अपना जाओ। तो ये एक तरह से मेरे को लगता है कि जो मजबूरी है ना, यहाँ के लोगों की मजबूरी का फायदा उठाया जाता इनकी कोई पॉलिसी अच्छी नहीं है इतनी कि जिससे कुछ चेंज आ सके। यही मेरा स्टेक है पूरे इस पे फिलहाल। मतलब मैं अगर देखिए, जैसे अभी आपको कमेंट में हेट मिलेगा, जो अगर आईटी सेल जो है सो कॉल्ड अगर कोई है तो बीजेपी का, वो आपको बहुत गालियां लिखेंगे। लेकिन देखिए बात ऐसी है ना सर कि वहां एक बच्चा है या एक व्यक्ति है जो परेशान है, तो ये कहते हैं कि उसके परेशानी के बारे में बात भी मत करो, बात करोगे तो हम तुमको देशद्रोही घोषित कर देंगे। तो ये समस्या है फिलहाल की सरकार के साथ, किसी की बात नहीं सुनते। इन्होंने जो भी सारी पोस्टिंग्स वगैरह है, जो भी चाटुकार लोग हैं उनको दे रखी है। अगर कोई इनके अपोजिट में गया तो उसको डिप्टी पे डाल देते हैं, अलग अलग इसमें डेपुटेशन पे कोई और सेंड कर देंगे। विरोध नहीं सुनना चाहते, ये समस्या। दूसरा यार, पॉपुलेशन कंट्रोल बिल ये लेके आने वाले थे, ये इस पे बात हो रही थी पॉपुलेशन कंट्रोल बिल के ऊपर। तो अर्पित भाई आपको क्या लगता है, मतलब पॉपुलेशन कंट्रोल बिल आना चाहिए? पॉपुलेशन कंट्रोल बिल की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इस समय जो लोगों की हालत है ना, एक बच्चे से ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकता कोई। किसी के पास बहुत ही अति का पैसा है तो वो अफोर्ड कर पाएगा। आप देखो कि वैसे भी जो हमारा जो फर्टिलिटी रेट है वो डिक्लाइन ही हो रहा है, डिक्लाइन पर ही है, वो बढ़ नहीं रहा है। तो ऑल जो पॉपुलेशन कंट्रोल बिल लाके आप क्या अचीव करोगे जब ऑलरेडी वो डिक्लाइन पर है? तो उस बिल का कोई औचित्य नहीं बैठता। ये तो सिर्फ बिल्कुल क्या सही कहा है सर। कि कुछ लोगों को संतुष्ट करने का, उनके जो नफरती एजेंडा है ना उसको सेटिस्फाइड करने का एक वो है झुंझुना, जो कि उनको बार बार बताते हैं कि पॉपुलेशन कंट्रोल बिल ले आएंगे, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि एक जो कम्युनिटी है वो बहुत ज़्यादा बच्चे पैदा कर रही है। आंकड़े वांकड़े वो देखते नहीं है, उससे उन्हें कोई मतलब नहीं है। उनको तो जो व्हाट्सएप पे जो आंकड़े मिल गए हैं वही उनके लिए परम सत्य है।
जबकि देखा जाए तो मुस्लिम्स में भी जो फर्टिलिटी रेट है वो डिक्लाइन पर है, ऐसा नहीं है। और जिस तरह से ये लोग पोर्ट्रे करते हैं कि भाई वहां तो 5-5 6-6 बच्चे और और वो, ये सच्चाई नहीं है। और इसका सीधा संबंध, जो जितनी भी फर्टिलिटी रेट है उसका सीधा संबंध जो पाया गया है वो एजुकेशन के साथ है। अगर जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ती है फर्टिलिटी रेट डिक्लाइन होता जाता है। मुस्लिम पॉपुलेशन के अंदर जो है जो एजुकेशन का जो रेट है वो उतना ज़्यादा नहीं है जितना कि जो हिंदू पॉपुलेशन है, तो इस वजह से उनकी जो फर्टिलिटी रेट है वो ज़्यादा है, बट वो भी धीरे धीरे डिक्लाइन ही हो रही है। तो जो चीज़ ऑलरेडी हो ही रही है खुद से, तो उसको जो है आप क्यों कोई बिल ला के उसे क्या करोगे बिल ला के कोई? सर वो एक कहावत चलती है ना कि डोंट फिक्स द थिंग्स विच आर नॉट ब्रोकन और विच आर नॉट शोइंग एनी सिम्टम ऑफ क्या कहते हैं उसे, जिनका मैकेनिज्म में कोई सिम्टम खराब का इंडिकेशन नहीं आ रहा है उसको चेंज नहीं करना चाहिए। ये सरकार जो चीजें अच्छी चल रही है उसमें जा करके उसको खराब करके निकल जाती है। हाँ, ये पहली वो सरकार है इसकी। सबसे सबसे जो बढ़िया एग्जांपल है वो नोटबंदी। अच्छा खासा सब चल रहा था। पूरी जो समझो कि ना, जो एक पैरेलल इकोनॉमी थी जो चलती थी, जिसको कि वो बोलते हैं कि जो कि मतलब MSME जीडीपी में, हाँ, एमएसएमई का जो पूरा था, पूरा तबाह अनऑर्गेनाइज कर दिया सेक्टर। इन्होंने। अनऑर्गेनाइज जो सेक्टर था पूरा का पूरा इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया। ये मतलब ये कुछ ऐसा है कि मतलब कि ऑपरेशन करने के लिए मरीज का पेट खोल दिया और उसके बाद सोच रहे हैं अब क्या करें। तो इन्होंने वही काम करा, इन्होंने नोटबंदी करी, मरीज का पेट खोल दिया और उसके बाद अब फिर सोच रहे हैं अब करना क्या है, अब क्या करें। सर आंकड़ों में भी फेरफार है। जैसे मैं इनको स्वामी स्वामी जी है वो साउथ से आते हैं, इकोनॉमिस्ट है वो भी अच्छे, जनसंघ के थे वो। तो अगर आप उनको सुनेंगे तो हमारा जो ये ग्रोथ रेट बता रहे हैं कि 7.5% और ये है असल में 5%। इन्होंने सर क्या किया सर, जो कंजम्पशन रेट होता है, हम कंज्यूमिंग करने वाली इकोनॉमी है, कंजम्पशन से हमारी ग्रोथ होती है। तो जो कंजम्पशन रेट है और जो प्रोड्यूसिंग रेट है, अगर उसमें मिसमैच हो गया, अगर प्रोड्यूस ज्यादा हो रहा है और कंज्यूम कम हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है? ज्यादा चीजें बन रही है और कम कंज्यूम हो रहा है, इसका मतलब कुछ चीजें इसका ऐसी मतलब बन रही है जिनकी जरूरत नहीं है। और इसका मतलब ये भी है कि जो परचेजिंग पावर है वो घट रही है लोगों की। हाँ, और उससे उसी चक्कर में परचेसिंग पावर घटने का इसका मतलब यह है कि नीचे के तबके, जो भी नीचे का तबका इन द सेंस की लोअर मिडिल क्लास, पुअर क्लास और मिडिल क्लास, इनके पास पैसा नहीं है। नहीं, वाकई में वो बात सच है, वो पता है, वो दिखता है भाई। आज की डेट में जो 50,000 रुपए जो कमा रहा है ना, वो किसी तरह से घर ही चला पाएगा, बचा बचा नहीं पाएगा कुछ भी। वो सोचो कि मतलब वो कि कुछ अपने कुछ लग्जरी में खर्च कर ले, नहीं है, स्कोप ही नहीं है उसके पास। तो फ्यूचर में कभी और मिलते हैं यार दोबारा, ठीक है? अब 9 बज चुके हैं, 9 सवा 9 हो गए होंगे, ठीक है? फ्यूचर में मिलते हैं दोबारा। काफी हमारी ठीक है। बात हो गई आज, बढ़िया जम के हमने बातें करी, और भी इस पे पॉलिटिकल पॉडकास्ट करेंगे, और शेखर भाई जो हैं उनको भी लेके आएंगे, शेखर भट्टाचार्य अगर आप जानते हो, तो वो पॉलिटिकल पॉडकास्ट उनको बहुत पसंद आते हैं। तो कह रहे थे कि भैया बता देना जब अगली बार करोगे, तो मैं उनको दोबारा लेके आऊंगा, तो साथ में मिलके एक और पॉडकास्ट करेंगे कभी फ्यूचर के अंदर। कोई नई पॉलिसी अगर कुछ लेके आती है गवर्नमेंट वगैरह, तो उस पर बात करेंगे, ठीक है? जैसे ठीक है। सर ठीक है। एक सुझाव था सर कि जो जो अभी नए नए बन रहे हैं ना, जैसे हम कंटेंट क्रिएटर्स का है, अगर वो एक ग्रुप में सोशली अलाइन, मतलब एक ही ग्रुप में रहे, वो अलग बात है कि आइडियोलॉजी अलग है, कंटेंट का ये अलग अलग है। अगर वो साथ में रहे ना, तो सर ये जो गवर्नमेंट की कोशिश है कि इम्पोज करने की, ये जो बिल है नया वाला, वो नहीं कर पाएगी, क्योंकि यूनिटी से अच्छा होता है ना कि मतलब हमारे पास एक फिर सिस्टम रहेगा प्रॉपर इनके खिलाफ बोलने का। तो ऐसा कोई एक चीज होनी चाहिए कि जैसे अकेला हर एक अगर अपना अपना बनाएगा तो वही है फिर कि अकेला एक एक करके निपटाया जाएगा। तो उससे बेहतर है कि एक ग्रुप रहे हमारा भी सबका, इसके ऊपर कुछ करना चाहिए। अच्छा आइडिया। बिल्कुल। तो चलो यार, गुड नाइट, खाना वाना खाओ आप लोग, गुड और नाइट। मिलते हैं यार। सॉरी आज ज्यादा लंबी बात नहीं हो पाई, मुझे पता है आप लोग को तो आदत है 5-5 6-6 घंटे के लाइव स्ट्रीम करने की, तो आपके लिए तो ये बहुत वार्म अप सा लगा होगा मुझे पता है, बट हाँ हाँ फ्यूचर में हाँ, मिलते हैं, ठीक है? जल्दी मिलते हैं। चलो ठीक है। चलो बाय। गुड नाइट। बाय। गुड नाइट।